जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई एक अच्छे से मूड के साथ शो शुरू करेंगे और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा भाई रमज़ान आने से पहले हम बहुत एक्साइटेड हैं और रमज़ान की बड़ी सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। तो एक तैयारी जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, मैंने अपनी टीम से कहा था कि ये ज़रूर करना है, क्योंकि खुद मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी मुश्किलात आती हैं रमज़ान में। वो छोटी सी एक चीज़ है जो कि साल से चलती आ रही है हमारे घर में, और आपके घर में भी होती होगी, पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज आता है, मेरी ज़िंदगी में या मैंने और लोगों की ज़िंदगियों में भी देखा है, तो उस चेंज की वजह से ना उसको उसमें सेट होने में या उस चेंज को एक्सेप्ट करने में लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनको वो कंफर्ट लेवल नहीं होता। आप जॉब स्विच करेंगे, आप मोहल्ला स्विच करेंगे, आप अपना घर छोड़कर, अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क जाएंगे, आप गाड़ी स्विच करेंगे, आपके पास जो व्हीकल था उसको छोड़ के दूसरे व्हीकल पे जाएंगे। जो भी जिस पे भी आपको आदत होती है उस चीज़ को छोड़ के जब आप दूसरी चीज़ में आते हैं तो आपको, वो बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, हमारे इर्द गिर्द, जो चेंज एक्सेप्ट करने में टाइम लेते हैं या फिर चेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और उससे क्या होता है, वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो ज़िंदगी में चेंज जो है वो आपको ग्रोथ देता है, वो आपको आगे बढ़ाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने आप को ग्रूम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाएं। आप अपना डाइट प्लान चेंज करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अच्छा खाते पीते हैं। उसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं। आपको ग्रोथ हासिल करने के लिए अपनी नौकरी में पढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए एक्सपीरियंस या स्किल्स हासिल करनी पड़ती हैं। उसी तरह दीन भी आपको मौका देता है कि आप अपने आप को अपग्रेड कैसे करें, और आपकी जो अपग्रेड होने का ख़ास तौर पर रिलीजन में जो बेसिकली पैमाना है वो ये है कि आप अपनी नमाज़ें टाइम पर अदा करें जो आप पे फ़र्ज़ हैं। आप हज उम्रा अगर आपकी इस्तिताअत हैं तो वो अदा करें, सारे फ़राइज़ पूरे करें। साथ साथ रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जो आपकी ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करता है, आपकी रूह की ग्रोथ में, आपकी रिलीजन की ग्रोथ में, कि आप अपने आप को देखें। वक्त के साथ साथ जब आप मैच्योर होते हैं और आपको दुनिया की समझ आती है तो आप ज़्यादा रिलीजियस होते चले जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनके पीछे हम भाग रहे होते हैं, इनको छोड़ के हमें उस मज़हब के पीछे जाना है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं और जिसकी वजह से हमारी पहचान है। तो जब आप मैच्योर होते हैं, आपको समझ बूझ आपको आ जाती है पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के बाद, तो आप फिर ये सोचते हैं कि कितना लॉजिकल मज़हब है हमारा इस्लाम, माशाल्लाह से। तो ये जो रमज़ान का महीना है, हमें एक महीने का 30 दिन का पूरा कोर्स मिलता है जिसमें हम अपनी रूह की, जिसमें हम अपनी अपने फ़िज़िकल सारी जो नीड्स हैं उनका रोज़ा रख सकें। हमारे टॉक्सिन्स पूरे रिलीज़ होते हैं। अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम फास्टिंग तो कर लेते हैं, हम रोज़ा तो रख लेते हैं, हम भूखे तो रह जाते हैं, मगर कभी कभार कुछ मुसलमानों को मैंने देखा है वो भूखे नहीं रहते, वो फाके करते हैं। वो रोज़ा नहीं होता, वो फाके होते हैं, बस भूखे रहना होता है। पूरा दिन सोते रहते हैं, इबादत को मिस कर देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, ट्रैफिक में गुस्सा करते हैं, घर में गुस्सा करते हैं। हमारे घर में भी कभी कभार ऐसा ही होता है। अफ्तारी का टाइम करीब आता है, हम जो है यासिर से दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है उसे भूख लगेगी और वो कोई घर में पकौड़े नहीं बने, आज ये नहीं बने। सो मेरे बच्चे और मैं, हम पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, और फिर जब सब कह रहे होते हैं तो वाकई वो अपने पेशेंस पे कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ख़ानदानी चीज़ है, भूख नहीं बर्दाश्त, ना मेरे बच्चों को भूख बर्दाश्त होती है, ना मेरे मियाँ को भूख बर्दाश्त होती है, और इसीलिए जो है ना हमें ये चीज़ें सहनी पड़ती। तो ख़ास तौर पे इसी तरह के मियाँओं के लिए, इसी तरह के लोगों के लिए, बहुत सारी ख़वातीन भी घर में गुस्सा करती हैं रोज़े की हालत में, उनके लिए आज का शो है कि ये रोज़ा क्यों रखा है आपने, किसी पे एहसान नहीं कर रहे आप, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको तकलीफ़ ना पहुँचाए, सब्र
पेशेंस जो कि आपको रोज़ा रखने के बाद तलकीन, मतलब आपको सब्र की जो ताकीद और तलकीन है या प्रैक्टिस है वो ये महीना करवाता है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से गुजारिएगा। आज ये कहकर मैं शुरुआत करूँगी अपने प्रोग्राम की। छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी कि सब्र और ये जो इसका पैमाना है ये हाथ से जाने ना दें। किस तरह क्या करें, ऐसा कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, कौन सी मेडिटेशन है, कौन सी बातें हैं जो आपको सोच सोच के आपको अपने आप को कंपोज करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बताऊँगी। गुड मॉर्निंग। रमज़ान की तैयारी स्पेशली सब्र से। आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। वेलकम 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 बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज कुछ लोगों का, ऐसे सेलिब्रिटीज़ का होना ज़रूरी था जो अपने दिल से सोचते हैं, अपने दिल की बात करते हैं और वो ज़माने की परवाह नहीं करते। वो जो उनके दिल में होता है, जो सच होता है ना, वो बात करते हैं। और इन लोगों की यही क्वालिटी सबको पसंद आती है, कोई माने या ना माने। जो दिल से बोलता है वही जाके दूसरे के दिल को लगता भी है। लोग ऊपर ऊपर ना बड़ा एक खोल चढ़ाया हुआ होता है, अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, और उसकी वजह से उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई हुई होती है। मगर मतलब मेरी अम्मी भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और वो रही हैं सारी ज़िंदगी, और मैं कहती थी आए अम्मी आपने ये क्यों बोल दिया, हाय अम्मी आपने ये क्यों बोल दिया। मगर जब उनका इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ उनके कितने अच्छे दोस्त हैं, इतने दोस्त हैं। उसकी रीज़न यही, उनकी यही क्वालिटी कि वो जो दिल में थी वो बाहर थी। सो उनके मुखलिस दोस्त मुझे उनके इंतकाल के बाद नज़र आए, और मैंने कहा वाओ यार, कि वो लोग ज़्यादा हार्मफुल होते हैं जो अंदर कुछ और बाहर कुछ, और वो लोग हार्मलेस होते हैं जो अंदर वो बाहर। सो ऐसी दो बोल्ड पर्सनालिटीज़ मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। एक तरफ है फजीला कैसर और एक तरफ है साइमा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप दोनों माशाल्लाह वायरल रहती हैं अपनी बोल्ड बातों की वजह से और जेन्युइन बातों की वजह से हमेशा। देखो अब बात यही होती है, जैसे आप अपनी अम्मी का बता रही थी, मैंने उनके साथ काम भी किया था, और मुझे भी यही लगता था कि यार बड़ी बस जो है वो है। और आई थिंक आप जिस तरह के लोगों के साथ काम करते आ रहे होते हैं, पीटीवी के में यही होता था कि आप की पर्सनैलिटी जो होती थी अमूमन वही होती थी, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग थे और लिमिटेड काम होता था। तो और बहुत सारे लोग मैंने नाराज़ भी किए इसीलिए, और एक दफ़ा निदा भी नाराज़ हो गई मेरी बातों से। लेकिन कोई हमारी आपस की बात नहीं थी, हस्बैंड्स की बात थी। नहीं जो भी होती है, लेकिन विद द टाइम जो है ना, आपको समझ आता है कि नहीं यार ये बंदा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं जिससे भी, जो मेरा दोस्त है या जो मेरा जानने वाला है, मैं उसको वो बात कहूँ जो सही बात है। मैं कभी भी झूठी तारीफ नहीं करूंगी, लेकिन सच्ची तारीफ अगर होगी तो मैं जरूर करूंगी। ये भी नहीं कि मैं उसको भी छुपा के रखूँ कि कोई अच्छा लग रहा है और आप बोले ही ना, बैठे हुए देखते रहें, ये भी नहीं होता। तो मुझे लगता है आप उसी वक्त बिल्कुल सही दोस्त हो सकते हैं जब आप सच्ची बात करें, चाहे आपके दोस्त को उस वक्त वो अच्छी लगे या ना लगे, बट इन द लॉन्ग रन वो उसके लिए अच्छी ही हो। एग्जैक्टली। जो मेरे पास आज एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आज हमारा शो जिस तरह का है उसमें एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और शायद अगर हम अब जो हैं इस तरह के एक्सपर्ट से मशवरा लेते हैं, थेरेपी लेते हैं, बात करते हैं, ये अब थोड़ा सा चेंज आया है ज़माने में। पहले हम नहीं करते थे, और पहले नहीं करते थे इसलिए हमारी अम्माएँ या हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो फिर बात नहीं करते थे, कोई एक सप्रेस ही रहता था रिलेशनशिप में। सो मेरे पास इस वक्त साइमा हाशिम है जो कि साइकोथेरेपिस्ट एंड लाइफ कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ऑल गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये तो एक छोटा सा बहाना है, वैसे तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मुकाम आते हैं जहाँ रिलेशनशिप में कोई एक बर्दाश्त कर रहा होता है, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो बीवी हों, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटियाँ हों, कोई ना कोई एक पिस रहा होता है। कभी कभार ऑपोजिट सेक्स भी पिसती है, लाइक मेल्स के ऊपर भी होता है, ऐसा नहीं है खाली फीमेल्स पे होता है। सो हर किसी के अपने राइट्स होते हैं, ये हम इस पे कभी हमने बात ही नहीं की ज़िंदगी में। जो जिस पे पिस रहा है वो कहते हैं ना, बिल्ली मारने वाली बात कहते थे ना, जिसने कर लिया सो वो पूरी ज़िंदगी पिसता रहेगा। असल में मुझे जब इस शो के लिए बताया, मैंने पूछा कि भाई क्या टॉपिक है, तो मुझे ना यही बात जहन में आई कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सब रिश्तों में ना हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं। हर रिश्ते में हमारे पास एक हाकिम है, एक महकूम है, एक बॉस है, एक गुलाम है, तो हमारे पास कम्युनिकेशन ही नहीं है, हम बताते भी नहीं। और एक जो पिस जाता है वही आपकी वाली बात निदा कि वो फिर पिसता ही रहता है।
तो मुझे बिल्कुल यही बात जहन में आई थी कि मैंने कहा जब मैं यहाँ आऊँगी तो ये बात करूँगी कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब हुई से मतलब ऐसे कुछ नहीं, बच्चे के जो भी चल रहा होता है आपके डिफरेंट रिलेशंस में, माँ बाप, बहन भाई, हस्बैंड, बच्चे, उसमें आपको बात करनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आपको उनको बतानी चाहिए कि भाई देखो ये ठीक नहीं है, आप ये कर रहे हो या आप ये कर रही हैं, इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। हम बात ही नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा अच्छा चुप हो जाओ, माहौल खराब हम किसी बीच के उस पर निकलना चाहिए। हम बात करेंगे तो होगा। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँगी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं फजीला जी कि कम्युनिकेशन जो है वो हर चीज़ का हल होता है, लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ लिसनर्स भी नहीं है। एक गुड लिसनर होता है ना कि ख़वातीन कितनी बार अपने आप के अंदर जो चल रहा होता है वो निकालने की कोशिश करी होती है, लेकिन सामने से एक गुड लिसनर जो होता है ना कि सिर्फ सुन ले, वो भी नहीं है। बिल्कुल। तो उसका भी वो होगा जिसको आपने सुनाना है और उसको आपको सुनने पे मजबूर करना है। अगर दूसरे लिसनर से आप बात करोगे ना तो वो फिर आपकी बात खराब हो जाती है, इधर उधर चली जाती है। नहीं, मैं उसी की बात कर रही हूँ जिसको सुनाना चाहती हैं, चाहे आप अपने पार्टनर की बात है ना, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो लिसनर्स अच्छे नहीं है, वो थोड़ी सी बात होती तो वो फिर ब्लास्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे सप्रेस हो जाती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पता है करना पड़ता है, आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ता है कि आप उन्हें मेक श्योर करें कि भाई ये सुने। अगर आप ये नहीं सुनोगे तो माहौल खराब ही रहेगा। तो फिर लेट एजेस में जाके समझ आती है तो औरतें फिर स्टैंड लेती हैं कि यार अब बस, अब सुनना है। हमने आजकल हम कितना देख रहे हैं, या तो बहुत अर्ली एजेस में डिवोर्सेस हो जाती है, या फिर 37, 25, 25 साल की शादियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने ये रियलाइज़ किया कि भाई उनकी अम्मा सारी उम्र पिसती रही या उनका अब्बा सारी उम्र पिसता रहा है, तो वो फिर बैक पे सपोर्ट करते हैं कि भाई ये क्या किया आपने। यही वजूहत तो हैं, वही वाली बात है कि जब बात नहीं होगी वो ग्रज बनते 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 वो इतना बन जाता है कि फिर वो ये नहीं देखती हैं कि 30 साल की शादी या 40 साल की, वो कहती हैं अब बस हो गया हमारा। अच्छा, अब हम ये टॉपिक आज क्यों कर रहे हैं? हम ये टॉपिक इसलिए कर रहे हैं कि रमज़ान जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है। वो एक महीना आपको कैसे अपने नफ्स पे काबू करना, सिर्फ खाने पीने में ही नहीं और बहुत सारी और चीज़ों में, आपके रवैयों में बेसिकली नफ्स पे काबू करना आपको प्रैक्टिस देता है 30 दिन की। हर साल आपके पास आता है, मगर शायद हमारे मुसलमान समझते हैं कि इसमें हमने सिर्फ नमाज़ें पढ़नी है, हमने सिर्फ कुरान ख़त्म करना है और बाकी बस फाके करने हैं। और हमें ये नहीं सोचते हम कि हमने जो है, जैसे अभी आप बात करो, मैं इसमें से एक बात ऐड भी करना चाहती हूँ कि देखें ये जो आप बता रहे हो कितने सालों बाद की शादियाँ ख़त्म होती हैं, देखो डिवोर्स या सेपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, ये तो एक और नए मसले की शुरुआत होती है। जो मैंने ज़िंदगी में देखा है कि आपको लगता है कि अगर तो एक तो बहुत ही रेयर केस हो कि बहुत ही कोई साइको हो या किसी का कोई, मतलब औरतें भी साइको होती हैं जो बेचारे मर्द तंग आ जाते हैं, तो वो एक अलग केस है। बट नॉर्मल जगह पर तलाक किसी भी मसले का हल नहीं होती है, वो एक नए और बड़े मसले की शुरुआत होती है। तो आप बेहतर ये है कि आप जहाँ पर हैं कोशिश करें कि आप अपनी चीज़ों को तरीके से लेके चलें। उसके लिए आपको स्टैंड ये लेना पड़ता है कि आपको अगले को बिठा के बात सुनानी पड़ती है, समझानी पड़ती है और उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने पड़ते हैं कि देखो ये होगा तो सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा भी प्रॉब्लम है। जिंदगी मर्द की भी तबाह होती है और औरत की भी होती है। बिल्कुल। तो आपको ना इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, जैसे अब आप काउंसलिंग करें या समझाएं लोगों को, तो वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हमने ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि रमज़ान शुरू होने वाला है और रमज़ान जब शुरू होता है तो आप लोग खुद देख रहे होते हैं रोड्स पे बिल्कुल पेशेंस ख़त्म हुआ होता है। घर की बातें तो हमें नहीं पता चलती, लेकिन घरों का भी यही हाल होता है। जिसको भूख बर्दाश्त नहीं होती है वही शख्स जो घर का हाकिम होता है, जो कमा के लाता है, तो फिर वो कभी किसी पर गुस्से निकालता है, कभी बाहर ऑफिस के गुस्से निकलते, कभी बाहर घर के गुस्से निकलते हैं, या कभी घर में बाहर के गुस्से, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बड़ा एहसान कर रहे हैं रोज़ा रख के किसी पे, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने लिए रोज़ा रख रहे हैं। तो इसलिए हमने आज ये स्पेशली ये प्रोग्राम रखा, जो कि मैंने अभी कभी भी रमज़ान से पहले इस तरह का प्रोग्राम नहीं रखा, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़रूरत है, बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, इसका टाइटल बहुत अच्छा है। तो आप जो हमारे पास जो नाजरीन आएंगे वो अपनी प्रॉब्लम्स बयान करेंगे जो पिछले रमज़ानों में या जो बाकी उनकी ज़िंदगी गुजरी है उस पर उन्होंने फेस की है, वो बताएंगे। तो ज़ाहिर है वो रिलेटेबल है, क्योंकि सबके घरों में ये चीज़ें होती हैं। हम सोचते हैं, हम रमज़ान के आने से पहले मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि हम सारे घर वाले एक साथ सहरी करेंगे, अफ्तारी होगी, घर का माहौल सूदिंग होगा,
हम नमाज़ें पढ़ेंगे, कुरान शरीफ, घर में बरकत होगी, हम कितना अच्छा सोच के इस महीने की शुरुआत करते हैं। लेकिन वो किसी एक सोच से नहीं होता ना, वो सब मिल के अगर आप सोचें और एक की जिम्मेदारी ना डालें तो सुकून से रमज़ान गुजर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, फिर आपकी हमें एक्सपर्ट राय चाहिए होगी वक्तन फ़वक्तन। श्योर। तो मेरी पहली जो खातून है यहाँ, क्या नाम है? शमा। शमा क्या बताएंगी भाई? चलें जी, शमा आपकी तरफ चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शमा, मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो नहायत ही मतलब गुस्से मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। नॉर्मली तो इतना नहीं करते, लेकिन जब रमज़ान होता है तो वो उनको जो सिगरेट और उनकी चाय बंद हो जाती है तो उसके बाद तो उनका गुस्सा जो है ना वो आसमान पे ही रहता है। और वो इतना ज़्यादा होता है कि जितना मतलब ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा उनका रहता है दिमाग चिड़चिड़ा और बदमिजाज सा, और घर में भी आने के बाद जो है ना वो इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा करते हैं बात बात पे कि बिल्कुल असर से लेकर जो मगरिब तक का टाइम होता है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन वाला होता है। और आफ्टर इफ्तार जो है उनको जैसी मतलब चाय और ये सिगरेट मिल जाती है उसके बाद फिर वो नॉर्मल अपनी उस पर कंडीशन में आ जाते हैं। हालांकि मैं उनको समझाती भी हूँ इतना कि भाई रोज़ा तो नाम ही सब्र और बर्दाश्त का है, तो थोड़ा सब्र पेशेंट होना चाहिए। ज़ाया हो गया वो रोज़ा ना। हाँ, लेकिन मतलब समझते ही नहीं है उसका। मुझे कोई हल सोल्यूशन समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना तो चाहिए। आप क्या करती हैं? आपको किचन में फिर सारी तैयारियां मैं करने तो में इतना प्रॉब्लम डर होती डर है? के यकीन करें चम्मच भी उठाते हुए मुझे डर लग रहा होता है कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जो इनकी मर्जी के खिलाफ हो। वो मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर में एक टेंशन ज़्यादा माहौल हो जाता है 2-4 घंटे के लिए। ये एवरी ईयर यही होता है। और जैसे ही रमज़ान आता है तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन होती है। बाकी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन बस वो जो थोड़ा सा जो टाइम पीरियड 3-4 घंटे का होता है ना वो गुजारना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अच्छा, जैसे लाइक मेरी भी काफ़ी मिलती जुलती कहानी है इनसे। हम लोग भी सब छुप जाते हैं जब रोज़ा खुलने वाला होता है, लेकिन फिर मेरे मियाँ ने पिछले साल से रूटीन बनाया कि वो रोज़े से पहले वॉक पे चले जाते हैं। तो जब वो रोज़े से पहले वॉक पे चले जाते हैं ना तो वो वाला जो ये माहौल होता है उससे हमारी थोड़ी सी बचत होने लगी है। उन्होंने अपनी एक प्रैक्टिस ये बनाई, क्योंकि ज़्यादा होने लगा था। सब बोलने लगे थे, बहन भाई भी बोलने लगे थे, भाई अफ्तारी पे आते हैं तो ये क्या होता है, हरी मिर्चें नहीं मिले, अगर बड़ी वाली हरी मिर्चें पकौड़े वाली, और कभी कोई बहाना मिलता है, कभी कोई बहाना बनता है। तो हम लोग भी काफ़ी एक तरह से ना एक रमज़ान हम काफ़ी डरने लगे थे। सो फिर उन्होंने ये खुद रियलाइज़ किया और फिर वो रोज़े से वो जब गुस्से आने वाला पोर्शन आता है तो वो वॉक पे निकल जाते थे। तो हम लोग शुक्र करते थे, और मैं भी अब इबादत में मशगूल हो जाती थी सारी तैयारी होने के बाद कि नमाज़ें पढ़ रहे हैं और उसमें तो, ताकि हमें कुछ ऐसी चीज़ सुननी ना पड़े। हमने तो ये हल निकाला था। बाकी आप बताएं भाई, बहुत सारे ऐसे घरानों में होते हैं, कभी बीवी, मैं भी कभी कभार गुस्से में आ जाती हूँ, और कभी बीवी या कभी हस्बैंड या घर का कोई बुजुर्ग, उनके ऊपर ये एक दौरा चढ़ता है। तो क्या करें, इसका क्या हल है? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ना बहुत ही स्ट्रिक्ट क्लियर बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि वो अपना रोज़ा सिर्फ ख़राब नहीं कर रहे हैं, इनका भी कर रहे हैं और घर के हर मेंबर का कर रहे हैं, एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उनके साथ बैठ के बात की जाए, कम्युनिकेशन किया जाए और बहुत क्लियर किया जाए। उसमें अगर मगर ऊ ई आ नहीं कि चले मैं भी ये भी वो भी नहीं, क्लियरली बताएं कि आप ये क्रिएट करते हैं, आपकी वजह से इतना प्रॉब्लम होता है और उनको रमज़ान की। अच्छा, ये बात उनसे कब करें, जब वो रोजे के दौरान है या जब रोजा खत्म हो जाए? जब ज़ाहिर रिलैक्स मूड में हो, जब उनको उनसे बात करें और उनको कहें कि देखिए पूरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है, ठीक है? और रमज़ान का महीना बहुत प्रेशियस है, इस साल मिला है, पता नहीं अगले साल हमें मिलता ही नहीं मिलता, नो वन नोज दिस, ठीक है? उनके साथ ये बात करें, उनके कहें कि और वैसे भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप ऑफिस में कि अपने बॉस पे निकाल रहे हैं गुस्सा, नहीं, क्योंकि वो बॉस है, उनको पता है कि जो लोग मेरे अंडर हैं, जिनके ऊपर मेरी अथॉरिटी है, अगेन दैट पावर शो, तो मैं इनके ऊपर सब चीज़ें कर सकता हूँ, जो भी वो बोलते हैं, जैसे भी गुस्सा होते हैं। तो उनको एक क्लियरली कहा जाए कि आप ये नहीं करें, आप अपना गुस्सा अगर निकालना है कोई और तरीका ढूंढें, लेकिन घर में हमारे ऊपर नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। अच्छा, फ़र्ज़ करें ये बात हुई, ठीक है, और इस पे अमल नहीं किया, सेकंड स्टेप औरत को क्या लेना चाहिए? सेकंड स्टेप, फिर एक बार बात करें
क्योंकि देखें वो उनकी कंडीशनिंग ऐसी है, वो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ये करना शुरू हुए हैं, वो शुरू से ऐसा करते होंगे और उनके बड़े भी ऐसा करते होंगे कि रोज़े में जो गुस्सा है तो निकालो, घर वाले हैं ना, निकालो इनके ऊपर, ये तो चुप रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उनकी इंटरजेनरेशनल चल रही होगी, आई एम 100% श्योर फॉर दिस। तो आपको चेंज करने के एग्जैक्टली तो अब वो चेंज करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये एक बार बात करने से नहीं होगा, रिपीटेडली बार बार बात की जाए। जैसे आज अगर कोई भी ऐसी हरकत करें, देखें आज आपने ये किया, उसकी वजह से ये हुआ, ये बहुत ज़्यादा गलत है और इसको आप कंट्रोल करें, इसकी वजह से हमारे बच्चे सफ़र करें, मैं सफ़र करी, अकेले आप नहीं सफ़र करें, उनको बताएं कि आप ही मसला है। एक बात मैं यहाँ ऐड कर सकती हूँ? जी। आपको क्या लगता है जिन घरों में ये हो रहा है, क्या औरतें वो बात नहीं करती होंगी? हर औरत बात करती है, हर मर्द से। इनफैक्ट बच्चों को भी बिठा के बात किया जाती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मर्द कभी चेंज नहीं होता। जो उसने करना है वो करेगा, चाहे आप कम्युनिकेशन करें हर रमज़ान में या हर रोज़ या हर हफ्ते, जो भी प्रॉब्लम्स नहीं साइमा आती हैं। साइमा ऐसा नहीं है, मर्द चेंज होता है। मेजॉरिटी हर इंसान जो है मिट्टी का बना हुआ है, वो चेंज होता है। हर किसी के ना अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस कि देखें आपने इंटरनलाइज कर लिया है कि मर्द चेंज नहीं होगा। देखें आपने कितनी डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि नहीं चेंज होगा, आपकी जिंदगी एक्सपीरियंसेस आपने कहा कि नहीं चेंज होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? अगर चेंज नहीं होगा तो आप चेंज हो जाएं, आपके पास तो अथॉरिटी है ना चेंज होने की। नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखिए औरत बिकॉज यू हैव डिसाइडेड दिस। नो 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 नो, जस्ट बिकॉज ऑफ किड्स, फैमिली, और देखिए ये जो चेंज ना होने वाली चीज़ है ना, इसी वजह से तो वो ये सब कुछ हो रहा है कि हमने जो कल्चर जैसा हमें मिला ना, हमने सोचा यही बेस्ट है, इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी ये करती थी। क्यों? क्योंकि मेरी नानी ये करती थी। क्यों? क्योंकि मेरी दादी ये करती थी। बिल्कुल आप ठीक हमारे कह रही हैं। कल्चर की, लिसन टू मी, हमारे कल्चर के वो पार्ट्स जिन्होंने हमें पॉजिटिवली सर्व नहीं किया, उनको अपडेट करें, उनको चेंज करें। वो लेट एजेस में औरतों को समझ आती है कि जी अब स्टैंड लेना है और अब हमने भी चेंज अगर हम यहाँ पे लेट एज में तो बैठे हैं, तो हम तो ये बात करें ना, लेट हम एज तो में करें। अगर औरत को समझ आई है और अगर वो स्टैंड ले रही है, तो दूसरी जनरेशन यानी उसकी बेटी ये चीज़ देख रही है और उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी। कोई तो फ़ायदा होगा ना, भले लेट आई, अकल देर से आई, पर दुरुस्त नेदा। आई। लेकिन मैं लेट एजेस वाली की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ इनिशियल आप ये चीज़ जो है वो रखें अपनी फैमिली में, ताकि इतना सफ़र ना करना पड़े। अच्छा, मैं ये अब कह रही हूँ। इसका अच्छा, तरीका एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपने जो मैं इसका बताती तरीका बताना है, सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने जो experiences आपको होते हैं, सूट हाँ। करे वो अपनी जिंदगी के पजल में उसको आप फिट कर दें। फिट कर दे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके पास वापस आते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी बात हो रही थी बेसिकली पिछले सेगमेंट में कि वो जो खातून थी उनके हस्बैंड को गुस्सा, और उस गुस्से की वजह से उनके हाथ पांव फूल जाते, आप तेल किचन पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। अब तो गैस के भी मसले होंगे, सर्टन टाइम पे गैस आएगी, सर्टन टाइम पे जाएगी। सो सारी ख्वाहिशात जो छोटी छोटी हैं वो पूरी नहीं हो सकती। तो बस रियलाइज़ करें, और मैं फजीला की तरफ जाऊंगी, सबने अपना अपना हल आपको बताए कि ये होगा, ये करना है, वो करना है। फजीला आपकी बारी है। भाई मैं तो, क्योंकि अब इन्होंने दो हल आप बता उनको दिए, क्या मशवरे देंगे? तो अब मैं ये मशवरा देती हूँ आपको कि भाई आप ये करें कि जब वो इस तरह के किसी भी बकवास मूड में जाया करें ना, तो आप रिएक्ट करना छोड़ दें। आप बिल्कुल उस वक्त इग्नोर करें, क्योंकि कुछ लोगों को ना अटेंशन सीकिंग का भी प्रॉब्लम होता है। वो अटेंशन के लिए भी इस तरह करते हैं और बताते हैं कि मैंने रोज़ा रखा है। भैया एहसान किया तुमने हम पे, हमने भी रोज़ा रखा है। फिर उनको ये बताना चाहिए कि देखो गैस जा रही है, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, मैं सब चीज़ें फेंक दूंगी उठा के। एक बात, एक दिन फेंक दे, एक दिन फेंक दे। और दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा ऐसे करना शुरू करे ना, उसको इग्नोर करें, बिल्कुल लिफ्ट ही न कराएं। उसको करें कि तुम्हारे इस मिजाज की, इस गुस्से की मेरे नज़दीक ज़ीरो वैल्यू है। तो जब एक बंदा देखे कि मेरा गुस्सा करने पे भी मुझे कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा घर में, बच्चों को भी बता दें कि भाई जब ये बदतमीज़ी शुरू करें, बच्चे अपने अपने मुंह इधर उधर हो जाएं, उनको अकेला छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, फिर किस पे चीखेंगे। तो ऐसे इंसान को ना अकेला कर दें, बेस्ट हल है। तो आपको मुख्तलिफ 3 हल बताए, इन्होंने भी बताया, साइमा ने भी बताया। साइमा ये कह रही थी, साइमा इस चीज़ से शुरू में आई थी कि वो मर्द जो है, क्या आपका ख्याल है बातें नहीं होती, वो नहीं बदलता। साइमा उसको एलाबोरेट करें कि हम क्या करें अपनी बच्चियों के को किस तरह, जो आप ब्रेक के दौरान बात करेंगी वो जुमला दोबारा रियलाइज़ कराएं कि या तो इफ्तार उस दिन ना बनाएं,
या तो कुछ ऐसा उनको रियलाइज़ कराएं कि आपकी इस हरकत से जो है हमारा पूरा घर ख़राब हो रहा है, क्योंकि अफ्तार का पूरा जो जिम्मेदारी होती है वो औरत पे होती है, दस्तरखान बनाना या टेबल लगाना, तो उस पर उनको रियलाइज़ कराएं, उस दिन ना कुछ पकाएं। नहीं साइमा, जैसे आप ये कह रही थी ना कि ज़रा विद द टाइम तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन जो इनिशियली, हाँ मैं ये बोल रही थी कि हमने जैसे मैंने या बहुत हमारे साथ जितनी भी हमारी दोस्तें बैठी हुई हैं वो ये मकसद मेरा ये कि शुरू में ही आप जो है ना बाउंड्री सेट कर दें, यानी कि जो हमें समझ आई ना कि हमें कैसे टैकल करना है, वो एक सर्टेन एज के बाद हमें इस एज में समझ हुए तो उस इतना बर्दाश्त करने के बाद इस एज में आके ना फिर हम सबकी बस हो जाती है। तो वो बस से पहले जो है ना आप बाउंड्री सेट कर दें, बिठाएं प्यार मोहब्बत से कि देखो ये ऐसे 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 होगा, ताकि रिलेशनशिप में भी कोई आप लोगों की प्रॉब्लम्स ना आए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। साइमा के कहने का मकसद है यानी कि जो आपकी बेटियां हैं उनको हम इतने कोर्सेज कराते हैं, रंगून वाला हॉल भेज रहे हैं, खाना पकाने का कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स, कोई भी ये कोर्स नहीं कराता कि शादी के बाद आपको क्या आपकी बाउंड्रीज हैं जो आपने सेट कर दी और आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए। सो कंक्लूड अगर करें तो इसमें 3 चीज़ें समझ आई। एक तो क्लियर कम्युनिकेशन, दूसरा पहले ही बाउंड्री सेट कर लें, और तीसरा अगर फिर भी समझ ना आए तो इग्नोर करें। ऐसा करें, ऐसे उस बंदे को फील कराएं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी ये सारी बकवास एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन दिखाएं ये कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि देखिए अगर वो घर का माहौल ख़राब कर रहा है, आपके रमज़ान ख़राब हो रहे हैं, आपके बच्चों के ख़राब हो रहे हैं, उसके भी ख़राब हो रहे हैं। एक बात मैं एटीट्यूड ऐड करना चाहती हूँ। आपने कहा ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये जाहिर करें। जब आप ये जाहिर करेंगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको फ़र्क पड़वाने के लिए वो और इंटेंसिटी के साथ ओह यस। देखिए जब अकेला एक बंदा हो जाएगा, बिकॉज वो चाहते हैं वो चाहते हैं कि फ़र्क पड़े, तो फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। क्या देखिए एक बात, क्या हल है, क्या करें? हल यही है कि एक तो उनसे बात आपने कर ली, ठीक है। दूसरा ये नहीं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप अपना भी कोई स्टैंड लें। हाँ, कोई स्टैंड लेना ज़रूरी है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर घर के ऊपर इस तरह से इम्पैक्ट। हाँ नहीं, वो तो मैंने कहा ना कि सेकंड टाइम ये मतलब आखिर में बिल्कुल ये कि देखिए इंसान की अपनी सेहत भी ख़राब होती है। जब आप इन सब चीज़ों को बहुत सोचते हैं, इन पर रिएक्ट करते हैं, तो आपकी अपनी भी सेहत अंदर से ख़राब हो रही होती है। आप सिर्फ फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, आप मेंटल वर्क भी कर रहे होते हैं। उसमें आपको अपने आप को ना डिटैच करना पड़ता है इन सब चीज़ों से थोड़ा, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि आप डिटैच हो जाएं इस सारी बकवास से। इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि जैसे वो मुश्किल है ना चेंज करना, वैसे ये भी वैसे कितनी अफसोस की बात है। मैं ये सोच रही हूँ कि हम ऐसी बात डिस्कस कर रहे हैं कि कोई जंग पे जाना है और इसका कोई हमने सोल्यूशन निकालना है। तो ये है। मैं मर्दों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग अच्छे लिसनर्स बने। अगर आपकी औरतें भी कुछ बात मर्द भी और औरतें भी, लेकिन हम अभी फिलहाल तो मर्दों की, क्योंकि मर्दों का अक्सर सिगरेट मेजॉरिटी पे ही बात, रमजानों में अफ्तार के वक्त ये होता है, तो इसलिए अभी मैं मर्दों को टारगेट कर रही हूँ। औरतें भी चीजें उठा के फेंक रही होती हैं, ये क्या है, मैं ये सब कर रही हूँ, और लेकिन तुम लोग बैठे हुए हो। मैं वही दोनों को कह रही हूँ कि दोनों आपस में, क्योंकि हम मियाँ बीवी जब आपस में लड़ेंगे जाहिर है पूरे घर का माहौल खराब होगा। आपके बच्चे ये सोचेंगे अच्छा ये नॉर्मल बात है, इसी तरह से औरत को डील करना चाहिए, या बच्चियाँ समझेंगी अच्छा मर्दों को ऐसे डील करना चाहिए, तो हम अच्छा मैसेज नहीं पहुँचाते। हम तो पैमाने सेट कर रहे होते हैं ना अपनी औलादों के लिए। तो मेरा लगता है यही है, ये हमारे आइडियल हैं, हमारे माँ बाप हैं, तो यही आइडियल है। तो हम अपने बच्चों के पैमाने सेट कर रहे होते हैं कि ये लाइफ है बेटा, ऐसे जिंदगी गुजरती है। मेरा ये माँ बाप सोचते नहीं है। और वो उसको मिरर करते हैं अपनी लाइफ में। हाँ बिल्कुल मिरर करते हैं, और ये शादी से पहले इस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। अब हमने बहुत सारे मशवरे आपको दे दिए, अब देखिए कौन सा पैटर्न होता है। नेक्स्ट हिना का मसला देखते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है। भाई जी हिना। अस्सलाम वालेकुम निदा। मेरा तो मसला बड़ा ही कुछ क्रिटिकल है। रमज़ान आने से पहले ही ना मुझे स्ट्रेस शुरू हो गया है कि मेरे मियाँ की फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, जैसे? अब वो फरमाइशें ऐसी होती हैं जैसे भरे हुए पराठे, तो ये वाला रोल, तो इस तरीके का डिशेज। अब वो कॉन्टिनेंटल भी होती हैं और लोकल भी होती हैं। अब रमज़ान का मतलब मेरे लिए तो बस ये है कि काम काम काम। रमज़ान सहरी में मैं 2 घंटे पहले उठ जाती हूँ, माशाल्लाह मेरा कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। तो अब कोई चीज़ बनाऊंगी तो किसी एक के लिए तो नहीं बनाऊंगी ना, फिर वो ये होता है कि फिर सबके लिए बनाओ। और फिर डर भी ये होता है कि यार एक चीज़ भी अगर कम हो गई तो बस मेरे मियाँ का मूड तो ऑफ हो जाना और उन्होंने कुछ भी कह देना दस्तरखान। ये तो ज्यादती है। बस सारा दिन ना मेरा इसी टेंशन में गुजर जाता है कि बस किस तरीके से मैनेज करूँ। अकेली हूँ, थक जाती हूँ, ज़ाहिर है बच्चे भी हैं, घर का कंबाइंड फैमिली सिस्टम में कोई हेल्प नहीं करता किचन में? छोटी मोटी तो हेल्प करता है, पर वो मेरे मियाँ का आपको पता है हिसाब ये है कि भाई ये तुम बनाओ, मैंने ये देखिए, मुझे रील्स फॉरवर्ड करते रहते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात आप मुझे बताएं कि क्या सबकी अलग अलग
चॉइसेस होती है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। मेजॉरिटी कोई एक मेन्यू डिस्कस नहीं होता कि भाई ये बनेगा। नहीं, किसी को ये होता है ऑयली नहीं चाहिए, तो किसी को स्पाइसी नहीं चाहिए, किसी को स्पाइसी चाहिए, तो किसी को बहुत मतलब डाइट के हिसाब से चाहिए। तो बस समझे मेरा सारा दिन तो ना इसी टेंशन में गुजर जाता है। कोई उनको ये नहीं बता सकता कि ये बहू रानी होती है, नौकरानी नहीं होती। बस समझे इबादत तो कुछ नहीं होती, बस यही होता है सारा दिन कि पकाना क्या है, सहरी में क्या पकाना है, इफ्तारी में क्या बनाना है, सारे दिन की टेंशन ना बस मेरी यही होती है। तुम बीमार होके बैठ जाया करो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज इसका कोई हल हो कि मैं ये सब चीजें भी मैनेज कर सकूं और उनकी जबान के जो चटखारे हैं वो भी पूरे हो जाएं। भाई वही वाली बात आ गई यहाँ पे, मैं दोबारा आपसे बाउंड्रीज सेट करना अगेन शुरू में बिगाड़ दिया ना रूट हमने। कॉज एग्जैक्टली बाउंड्रीज, क्योंकि पहले से ही औरत ने भी अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट की होती, ठीक है ना, इसलिए तो सारी चीजों को वेलकम करें। और ये कोई पहला रमजान तो नहीं है, कई सालों से बर्दाश्त पहले बादशाह सलामत बना के रखा हुआ था। एग्जैक्टली बादशाह सलामत को उतारे कौन तख्त से नीचे। आप देखिए पावर शो कौन छोड़ना चाहता है, पावर तो कोई छोड़ना ही नहीं चाहता ना किसी कीमत पे, उनके पास पूरी पावर मिली। लेकिन भाई वो भी तो पावर में 5 साल के लिए आते हैं जी, फिर चले जाते हैं। ये तो पूरी जिंदगी है, ये तो पूरी जिंदगी के लिए। अब खैर चलो ठीक है, जब उठे आँख खुली तभी सवेरा, तो उनसे बात करें इस बारे में। और रमज़ान की देखें ये भी ज़रूरी है, शायद ये इस टाइम इनको इतना इम्पोर्टेंट ना लगे जो मैं कहने वाली हूँ। रमज़ान का जो ट्रू एसेंस है ना उसके ऊपर बात करें कि रमज़ान ये नहीं है कि आप सिर्फ खाते रहें। ये एक ट्रेनिंग का महीना है और अल्लाह पाक ने इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि एक महीने में हम डिसिप्लिन सीखें और बैलेंस सीखें। मतलब पेट का बेड़ा गर्क जो है वो करेंगे इतना सब खा कर, और उनको अपने जो स्ट्रगल्स हैं ना वो बताएं। पता है क्या, मैंने अक्सर खवातीन को देखा है कि वो किचन में सहरी सबके लिए बना रही होती है, उनकी खुद की सहरी नहीं होती, कभी अजानें हो जाती हैं, बेचारी सहरी नहीं और एंड में कभी कुछ एक निवाला, एक को खजूर, को ऐसी चीज को कुछ खा रही। मेरी अम्मी क्या करती थी, मैं सच्ची बात, फिर आप सब अपने मशवरे दीजिए। मेरी अम्मी ने एक मेन्यू सेट किया हुआ था, वो मेन्यू दीवार पे या फ्रिज पे प्लास्टिक कोटिंग करके हर महीने का तो अलग होता था, रमज़ान का भी होता था, वो मेन्यू फिक्स हो जाता था। मेरे अब्बू की कुछ चॉइसेस थी, जो एक बंदे की चॉइस थी वही हमारी चॉइसेस बन गई थी, अलग अलग चॉइसेस नहीं होती थी। और अगर चॉइसेस होती थी तो दिन बटे होते थे कि अच्छा जी दाल के पकौड़े अब्बू को पसंद है तो हफ्ते में एक दिन वो पसंद पूरी की जाएगी, निदा को अगर ये पसंद है तो हफ्ते में दूसरे दिन वो चॉइस पूरी की जाएगी। तो अम्मी के ऊपर फिर बर्डन नहीं पड़ता था। तो अम्मी ने फ्रिज पे जैसे रमज़ान की बाकी तैयारियां होती हैं, सफाई होती है घर पे, सौदा आ जाता ही होता, उससे पहले ही सबसे पूछ के एक मेन्यू तैयार करके फ्रिज पे लगा दिया करते थे। और पहले से ही पता होता था कि भाई सहरी में क्या होगा, इफ्तारी में क्या होगा, ताकि ये झंझट या नखरे या चिक नहीं होती थी। तो वो एक बाउंड्री अम्मी ने सेट की हुई थी और हमारे घर में ये होता था। सॉरी, इसमें एक पॉइंट और कि उनके साथ ज़रा रिलीजन के ऊपर बात करें कि इस महीने में मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। इनकी कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंट ये होना चाहिए कि मैं इबादत कैसे करूंगी। इतनी एग्जॉशन और आपका इबादत करने का दिल कैसे चाहेगा मुझे बताएं। वो तो हिम्मत ही नहीं हो रही है ना, आपके अंदर एक एनर्जी होगी, एक अलग से जज्बा होगा, फ्रेश होके आप इबादत करें। ये तो बिल्कुल ऐसे ही कि बस ठीक है नमाज पढ़ ली आपने, ठीक है। उनके साथ ये भी बात करें कि मेरा महीना, ये जो रमज़ान का महीना है, मैं इसको कैसे अवेल करूंगी, इसके ट्रू एसेंस तक कैसे पहुंचूंगी। ये सिर्फ उनको सब समझ आएगा जब अफ्तार हो चुकी होगी, जब दोबारा अफ्तार का टाइम आएगा ना। देखिए हर मर्द को पता है इस्लाम में क्या इजाजतें हैं, घर में कैसे रहना है, बच्चों के साथ, ये सबको पता है, सबको पता है। उनको सबसे ज्यादा यही पता है 4 शादियों की इजाजत है। खैर वो एक अलग टॉपिक निकल जाएगा, वो छोड़ें आप। बात कहने का मकसद ये है कि आपको कोई ना कोई मेजर स्टेप लेना होगा। जैसे अगर ये लड़ाई झगड़े अगर रोज के तमाशे हैं तो आप बीच में एक आध दफा बच्चों को उठाएं, अपनी माँ के घर चली जाएं अफ्तार करने के लिए। जब उन्हें लगेगा कि दस्तरखान पे सिर्फ खजूर है और पानी के साथ है, तो शायद उनको कुछ रियलाइजेशन हो कि यार देखो आज तो कुछ भी नहीं है, मैं अकेले बैठ के कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी इस तरह की रियलाइजेशन आपको करवानी पड़ेगी। उनको बिठा के समझाना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उनको सब पता है, बच्चे तो वो है नहीं। लेकिन आपको इस तरह से कि आज मैंने मेरी कोई बहन ने बुला लिया, अम्मी की तरफ जा रही हूँ मैं, और बस घर में जो है तो मैनेज कर लेना, फूड पैंडा से मंगवा लेना, कुछ इस तरह की चीज़ें उनके साथ करें ताकि उनको रियलाइज़ हो कि घर की औरत जब घर छोड़ के जाती है तो घर का क्या हाल होता है। और दस्तरखान और रोज़ा तो मेरा भी ख़राब हो गया, आपसे फजीला चेंज आ जाए। भाई देखो, इन एडिशन टू ऑल दिस, अब मैं रिपीट नहीं करती क्योंकि ये बिल्कुल सही बातें हैं, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ। इन एडिशन टू दिस आप ये कर सकते हैं कि एक तो जो मेरे घर का तरीकाकार है वो मैं
खाना बनाती हूँ। और मुझे 2-3 साल लगे घर में सबको ये समझाने में, ख़ासतौर पे अपने मियाँ को। खैर वैसे वो उनका ज़रा खाने का इतना अलग मिजाज है, लेकिन फिर भी देखिए ये महीना जो होता है ना, ये आपके बॉडी को रेस्ट देने के लिए भी होता है कि आप समझाएं अपने मियाँओं को कि भाई ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जो ये तोंद निकल रही है आपकी खा खा के, तो आप रमज़ान के महीने में आप रोज़ा रखेंगे, आपकी तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और दूसरी बात है कि रोज़ा खोल के खाना खाएं, फ्राइड आइटम खाएंगे तो और तबाही हो जाएगी। तो एक तो आप उनको ये समझाएं, और दूसरा खाना बनाएं। खाली जो देखें, खाना नाश्ता होता है सुबह का और खाना होता है, तो आप वही तरीका करें। और अगर आपको लगता है कि बहुत चटोरे हैं ज़्यादा, तो आप कुछ चीज़ें रमज़ान से पहले बना के रख दें और बोलें भाई यही है आज के दिन ये मिलेगा। जैसे हमने 2 दिन पहले शो किया था, हमने शो में ये बताया था जो पराठे होते हैं ना, फ्रोजन पराठे, और वो आप खुद भी बना के, हमने पूरी रेसिपी खुद ही ज़्यादा बेहतर होते हैं कि वो आधे कच्चे आधे पक्के बना के फ्रीज कर दें ताकि वो निकलेंगे। तलें। लाइक बारबेक्यू पराठा था, आपको उसके साथ कुछ देने की जरूरत नहीं, चटनी या दही दे दें या कोई ऐसी चीज दे दें, रायता बना दें और चाय, उसके अंदर पूरा मील है। तो आप पराठे अलग बना रहे हैं, अंडे अलग बन रहे हैं, सालन अलग बन रहे हैं, तो ये हो रहा है, तो ताज़ा बन रहा है। इतना नखरा शुरू दिन से उठाएंगी तो बिगाड़ देंगी। या फिर अगर आप बिगाड़ चुकी हैं ना, तो फिर अब आप ये करें कि आप बोले इस साल तो यही होगा, जो जिसको खाना है वो भी यही खाएगा, जिसको नहीं खाना है वो भी यही खाएगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी। एक स्ट्रिक्ट स्टेप लें और फिर बच्चों को समझाएं। बच्चों को समझ आ जाती है, पराये बच्चों को समझ नहीं आती है जो आपके घर में होते हैं। तो आप अपने बच्चों को समझा लें, पराया बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मतलब वो बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी कि भाई ये है, ये फ्रोजन मैंने करके रखे, तैयारी की भी है मैंने। अब मैं ये नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे घर में होता है उनको रोटी चाहिए होती तवे से निकलती हुई उस वक्त, बिल्कुल गरम फुल्का। जिनको चाहिए ना तवे से निकलती हुई रोटी, उनको तवे पे ही बिठा दें, क्या ना यही बैठ के खा। या फिर तवे पे बैठ के खाओ। ऐड समथिंग, बिल्कुल ठीक है। एक मैं चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, आपने कहा ना जैसे चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें ये कि उनको बता कर जाएं, यू आर द रीजन दैट आई एम गोइंग, बिकॉज जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको ट्रिक्स करने की जरूरत नहीं कि ना बताएं ये करेंगे, उनको बता कर जाएं तब उनको पता चले। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। यस, जो गलती कर रहे हैं उसको ये पता होना चाहिए कि ये सब कुछ बकवास मेरी वजह से हो रही है, तो उसको ये पता होना चाहिए, उसको रियलाइज करवाएं। और थोड़ी सी ना अपने अंदर करेज पैदा करें। औरतें नहीं करेज स्टैंड लेना शुरू करें, और सही चीज के लिए करेज लें। और करेज का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप बदतमीजी करें, आप तरीके से चलें, सॉफ्टली चलें, अपना मिजाज ना चेंज करें। एक आध दफा औरतें भी अपना कंफर्ट लेवल नहीं छोड़ती कि मैं कैसे बच्चों को उठा के भाई के घर चली जाऊं या अम्मी के घर चली जाऊं या बहन के घर चली जाऊं। 1-2 दफा आपको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी जाके जो चेंज है ना वो आएगा। और मेजर डिसीजन से आप लोग बच जाएंगे अगर ये छोटे छोटे झटके देते रहेंगे, तो उससे आप लोगों को एटलीस्ट होप तो होगी कि कुछ चेंज आएगा। एग्जैक्टली। और बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं जो वेलकम नहीं करते बहनों को, तो आप कहाँ जाएंगे? होटल, तो अपने घर में ले जाएं, रेस्टोरेंट होटल हो सकता है आप नहीं अफोर्ड कर सकते, यू नो। तो पॉइंट ये है कि अपने घर में विद इन योर एनवायरनमेंट आप क्या कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। अपना एक अपने हालात है, सेफ जोन क्रिएट करें। अपने हालात है उनको मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसी चीज प्लान करें जो उनको ये बावर कराए कि ये जो हो रहा है इसके आप कसूरवार हैं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले मसले की तरफ चलते हैं। ते मसले होते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमने पिछला कवर कर लिया था। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आई हैं उनका नाम है मदीहा। आइए जी चलते हैं मदीहा की कहानी की तरफ। जी मदीहा, क्या खौफ और वसवसे हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। मैं बहुत परेशान हूँ निदा कि अभी रमज़ान आ रही है और मेरा दिल हौलता जा रहा है, डिप्रेशन में, टेंशन में, महंगाई इतनी है। अब वो मेरे शौहर के साथ अभी रमज़ान है तो बस यही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं पैसों के ऊपर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। 15,000 रुपये महीना दे देते हैं मुझे, आम दिनों में तो मैं चला लेती हूँ। अब रमज़ान आ रही है, 5,000 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा दे देते हैं और फिर कहते हैं कि पूरा महीना चलाओ 20,000 रुपये में। अब इनकी 4 बहनें हैं, कभी एक को दावत दे के आ जाएंगे, कभी दूसरी को दावत दे के आ जाएंगे। आए भले, मसला नहीं है, लेकिन ऊपर मुझे बजट तो दे ना कि बंदा कुछ जो है वो मैं इनके लिए एक्स्ट्रा कुछ बना सकूं, अच्छा बना सकूं, इनको खिला सकूं। अब ये कहेंगे अच्छा भी बनाओ,
इनको ये भी खिलाओ, उनको वो भी खिलाओ, लेकिन पैसे ऊपर नहीं देने। अभी पिछले साल की बात है कि मेरे पास सोने की अंगूठी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि चले घर में लड़ाई ना हो, रमज़ान है, खिटपिट ना हो, परेशानी ना हो, तो मैंने वो अंगूठी उठा के बेच दी। अब वो उठा के बेच दी वहाँ पे, तो फिर जैसे तैसे करके मैंने पूरी रमज़ान चला लिया। रमज़ान चलाने के बाद अब वो पिछले साल की बात अभी पकड़ के बैठ गए कि तुमने पिछले साल भी तो चलाया था, मैंने भी तो इतने पैसे दिए थे, अब तुम चला लो ये चीज़ें। अब मैं कैसे चलाऊँ? आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है कि मैं अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं ऐसा कि मैं कुछ बेच दूँ और मैं इनकी सारी ज़रूरत को पूरा कर दूँ। अब जाहिर सी बात है, सौदा ये दे रहे हैं, बुला रहे हैं, बहनों को दावतें दे रहे हैं, तो कम से कम कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो मुझे दें ना। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ उनको। इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट राय की तरफ जाऊँ, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी, इस दफ़ा ग्रोसरी, इस दफ़ा पूरा जो ख़रीदारी है वो आप कहें मुझे पैसे नहीं दो, तुम करके ला के दे दो। तुम खुद करके ला के देखो तो तुम्हें अंदाज़ा हो कि महंगाई कितनी हो गई। उनको तो नहीं पता कि रेट्स कितने मार्केट के बढ़ गए हैं। आप जाती है ना ख़रीदारी करने और कितनी जंप्स लगा लिए हैं चीज़ों की प्राइसेस में, तो एक दफ़ा प्लीज़ बहन उनको भेजो। मैंने तो एक तो थोड़ा तुम्हें कोशिश करी कि मैं उनको भेजूं। मैं उनसे कहती हूँ कि साथ चलो, आम दिन में साथ चलते हैं ना, रमज़ान में भी साथ चलो, तो वो बहाना कर देते हैं, कभी ये काम है कभी वो काम है। तुम ना जाओ, घर वालों को लिस्ट बना के उनको दो और बोलो खुद लेकर आओ, लिस्ट बना के दो बस। आप प्लीज़ आपकी तरफ। बहुत बेहतरीन आपने बात कही। एक ज़बरदस्त हल तो यही है कि लिस्ट बना कर दें या साथ लेकर जाएं, उनको पता चले। I mean, उनकी बातों से पता चल रहा है कि कितने इग्नोरेंट है वो, कि उस चीज़ को महसूस ही नहीं करे कि फाइनेंशियल कितना कंस्ट्रेंट चल रहा है। और बहनों को जिसको भी इनवाइट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि उनसे ग्रोसरीज करवाएं या उनको अपने साथ लेके जाएं। अगर नहीं तो पहले भी अंगूठी बेचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया बर्डन। अगर आप वर्किंग वुमेन नहीं है तो आपके ऊपर तो वैसे ही बर्डन आता ही नहीं है। अगर तो आप काम करिए, कमा रही हैं, तो चलो एक पार्ट आपका हुआ, एक पार्ट उनका। लेकिन नहीं है तो आपने अपने ऊपर क्यों बर्डन लिया? नहीं लेना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम आपको बर्डन नहीं लेना अपने ऊपर कि कोई ऐसा गिल्ट लेकर बैठे कि मैंने इस चीज़ को डील करना है, मैंने रिजॉल्व करना है। ही इज़ अ अर्निंग मेंबर, अर्निंग हैंड उनका है, उनसे बात करें और उन्हीं को कहें कि ये रिजॉल्व करें। और जब कुछ नहीं हो रहा तो वही बनाइए जो आपका बजट अलाउ कर रहा है। चादर है, क्योंकि उनको वो सब चीजें मिल रही हैं। वो अंगूठी बेचे या पाजेब बेचे या सेट बेचे, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनको वो सब मिल रहा है। मेरी एक जानने वाली फैमिली, मैंने खुद अपनी आंखों से, मैं गवाह हूँ इस चीज़ की, वो खातून, उनको मियाँ जो पैसे देते थे उनके लिए एक टास्क होता था, उसके लिए उसके अंदर रह कर पूरे महीने का खर्चा, मैं रमज़ान की बात नहीं करी, नॉर्मल ज़िंदगी की बात करी, उनके लिए एक टास्क होता था। क्योंकि उनके कैप में उनको एक फेदर चाहिए होता था कि मियाँ कहें वाह वाह मेरी बीवी ने देखो इसमें गुजारा कर लिया। उन्होंने पता है क्या किया, जितना जेवर उनको शादी पे मिला था वो मियाँ को पता नहीं चलता था, वो गिरवी रखवा के उसके ऊपर कर्जा ले के वो अपना महीना पूरा करती थी, सिर्फ उस फेदर लगाने के लिए या मियाँ की वाह वाह के लिए कि ये एक ही चीज़ में तो मुझे वाह वाह मिलती है महीने के एंड में। यही तो मेरी बीवी ने इसमें गुजारा किया। वो ख़ानदान में बैठ के वो सबके आगे कहते थे मेरी बीवी तो गुजारा कर लेती है। कैसी बीवियाँ होती हैं वो, तो वो चीज़ उनकी क्रेविंग और बढ़ती रही। वो अपने सारे जेवर गिरवी रखवाती रही। इन दी एंड जब उनकी बेटी की शादी की बारी आई तो मियाँ ने कहा वो लॉकर से जेवर और मियाँ को बताया बगैर, मियाँ ने कहा वो लॉकर से जेवर निकालो, अब उसको देना है वो। उस वक्त सारा भरम टूट गया क्योंकि उन्होंने बोला ये सारी ज़िंदगी तो मैं गिरवी रख, मेरे पास तो कुछ और वो तारीफें भी खत्म हो गई होंगी, वो फेदर भी गिर गया होगा। और आप ये देखें कि उनकी अपनी ज़ात कितनी एम्प्टी थी कि वो बेस ही करती थी तारीफ़ों पे। और ये वैलिडेशन की जो चाह है ना, एक हद तक ठीक है, सबको चाहिए होती है, लेकिन इंसान को बर्बाद कर देती है। एग्जैक्टली, दैट्स माई पॉइंट। मैं अभी यही बात सोच रही थी इस बात पे कि वाई यू नीड सो मच वैलिडेशन, और क्यों किसी से आप वैलिडेट कराना चाहते हैं अपनी एफर्ट्स को। आप अपने आप को देखें ना यार, आपका ज़मीर वैलिडेट करे, आप अपने आप को खुद करें। आप पहले अपने आप को देखें कि मैं कितना कर सकती हूँ। किसी को दिखाना, ये जो हमारे यहाँ शोशा की आदत है ना कि आपने 10 लोग बुला लिए, उन्होंने आपका घर देखा, उन्होंने आपकी टेबल देखी, उन्होंने आपकी तारीफ़ें की, आप वो वैलिडेशन वाली बात है, आपने कहा ओह मैं तो पता नहीं कौन हूँ, मेरे तो सुरखाब के पर लगे हुए हैं वही। तो ये बहुत ही बकवास बात है। आप जितनी चादरें उतने पैर फैलाएं। और अंगूठी बेची क्यों? सबसे बड़ी बात तो अंगूठी बेचनी नहीं चाहिए थी, और अगर बेची थी तो आप बताते कि ये तुम्हारे पेट में जो जा रही है ये मेरी अंगूठी है। और दूसरी बात है, अच्छा खाना किसको कहते हैं आप? अच्छा खाना क्या होता है? अच्छा खाना होता है रिज़्क़े हलाल, और अच्छा खाना वो होता है कि जो आप अफोर्ड कर सकें, जो आपके पास है वो सबसे अच्छा है। तो अगर कोई आ रहा है आपके घर पे, आपको टेबल भरने की ज़रूरत नहीं है,
और आपकी नंदे हैं, उनको पता है कि आपकी क्या उनके भाई के क्या हालात हैं। हाँ, तो आप लड़ाई झगड़ा नहीं करें, आप बोले चले हम पॉटलक करते हैं, हम वन डिश करते हैं, आप ये ले आओ, एक डिश बना चीज मैं बना लेती हूँ, आप चीज लेकर आओ। तो ये बात इस तरह से कि घर में झगड़ा भी नहीं होगा, और मियाँ को आपने कोई चीज बेच के नहीं खिलाना कभी भी जिंदगी। सबसे बड़ी गलती है। हाँ, अगर वो बोले कि कम है तो कहना इसलिए कम है कि तुमने जितने दिए थे उतने में ये आ सकते थे। अगर तुम खुद अपने दिल से बताओ, तुमने अगर मुझे इतने पैसे दिए, 50 रुपए की चीज़ फ़र्ज़ करो कि 50 रुपए तुमने मुझे दिए, तुम्हें पता है ये 50 रुपए में आएगा इतना। अगर मैं तुमसे 50 रुपए लेके 200 रुपए का सामान टेबल पर रख दूं, तो क्या किसी मियाँ का फ़र्ज़ नहीं है कि पूछे बीवी से कि ये कहाँ से आया? बिल्कुल। उनकी वाली बात जो आप कह रहे हैं कि तारीफ़ करते थे मियाँ, तो तारीफ करते थे, तो उनको ये नहीं पता था कि यार मैं तो 100 रुपए दे रहा हूँ, 100 रुपए में तो ये सब कुछ नहीं आ सकता, ये तो 500 रुपए का सामान लग रहा है। तो उनका फर्ज था कि वो पूछते, बजाय इसके कि बाद में उसको बोल रहे हैं कि जी कहाँ चला गया सारा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आपको नजर रखनी चाहिए। मिल रहा था जो चाहिए था। नहीं, और आप उन पे जिम्मेदारी डालें कि ये बजट नहीं है मेरा, ये बजट है, आपको इतना बजट मुझे देना ही देना है महीने। और अगर नहीं दे रहे तो वनडिश पार्टी करें, क्या ना मैं वनडिश करूंगी भाई, सब अपना अपना बना के ले आए, हम मिलजुल के खा लेंगे। कोई मतलब खाना तो बस नहीं है ना एंड जिंदगी का। तो बहुत सारी खर्चा बचाने की बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं जो बाहर आप फ्रोजन आइटम्स बाहर से खरीदते हैं वो आप घर में बना सकते हैं। बहुत बुरे होते हैं बाहर के फ्रोजन आइटम, बहुत ही बुरे होते हैं। थोड़ी आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत। अगर आपके मियाँ बाहर मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपका फर्ज है फिर आप वो उसको किस तरह आप देखिए। बहुत सारी सलीका शौहर औरतें जो हैं वो अपनी चादर में रहकर पैर फैलाती हैं। और दूसरी बात पता है क्या, हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ना रमज़ानों में वेस्टेज बहुत होता है। अभी मैं अपने शो पे भी, जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है उस पे शो में भी मैं ये बताती हूँ चीज़ें, और पहले भी जो मैं शोज़ करती थी कि देखें जो आप अफ्तार में बनाते हैं, आप उन लेफ्ट ओवर्स से सहरी में उनको इस्तेमाल करना सीखें। आप उन चीज़ों को ज़ाया ना करें और एक्स्ट्रा ना बनाएं। देखिए वो जो हम डीप फ्राई करते हैं पकौड़े और समोसे, वो कितना तेल हम कढ़ाई में डालते हैं और फिर हम उसको रीयूज भी नहीं करते। तो हम उसको कम तेल में बना लें भाई, और कम तेल में भी सही बन जाता है, सही बन जाते हैं। और ये डीप फ्राइड वाला चक्कर जो है हफ्ते में एक ही दफा रखें, ये कोई जरूरत नहीं है, आपकी हेल्थ भी जाती है, इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है, हेल्थ बेनिफिट। सबसे बेहतरीन है आप खजूर खाएं, खाना खाएं, फ्रूट चाट खा लें, उसके बाद सैरी करें। और सिंपल है, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने हस्बैंड्स को तंग करें कि पैसे लाओ, वो कहाँ से चोरी करेगा, डाका डालेगा, वो कैसे करेगा। आप जितनी आपकी चादर है उसमें पैर फैलाने की कोशिश करें। और उसके बाद अगर वो आपसे शिकायत करे तो आप उसको बोलें कि भाई जितने आपने दिए थे मैंने उतने में बनाया है, उससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। क्योंकि महंगाई है और उसकी वही नौकरी है, वही तनख्वाह है, अगर वो डबल भी कर रहा है वो क्या करे। तो फिर उसको रियलाइज कराएं कि भाई आपने मुझे इतने पैसे दिए थे, उतने में तो इतना ही आता है। हाँ, अगर इससे ज्यादा चाहिए तो ले आए, नहीं तो इसी पे गुजारा करें, शुक्र अदा करें। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने सबने हल दे दिया, आप देखें आपके पजल में कौन सा फिट होता है। अब है हमारे साथ सोनिया जी। सोनिया, अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है निदा? बिल्कुल ठीक। निदा, मैं आपके पास अपना मसला लेकर आई हूँ। मेरी जो देवरानी है ना, बिल्कुल काम चोर है, मतलब काम तो करती नहीं है वो। अच्छा चले, काम तो नहीं करती है, अच्छा आम डेज में अगर काम नहीं भी करें तो निदा चलता है, लेकिन रमज़ान में आपको पता है ना ऐसा महीना होता है काम का बर्डन ज़्यादा होता है। मतलब सही है। अच्छा पहले अशरे में तो वो काम ज़रूर करती हैं, जैसे फ्रूट कट्स कर दिया और शरबत बना दिया। सही है। अच्छा शरबत जब वो बनाती है ना, इतनी देर तक वो बनाती है, मतलब चीनी घोलने में वो इतनी देर कर देती हैं कि मतलब सायरन हो जाता है। सही है। फिर मैं उनको मना कर देती हूँ, भाई आप नहीं करें, मैं खुद ही कर लूँगी ये काम भी। अच्छा चले, रोज़ा खुल गया, तुम्हारी बात पूरी कर लेना, फिर उसको चीनी का बताऊंगी मसले का। अच्छा रोज़ा खुलने के बाद ना फिर उनके सर में दर्द हो जाता है। इतनी तेज सर में दर्द, भाई मैं जो है ना मम्मा कमरे में जा रही हूँ, मेरे तो बहुत सर में दर्द होता है। अच्छा मेरी सास भी उन्हें कुछ नहीं बोलती। अच्छा सही है। पहला अशरा ऐसे गुजर गया, दूसरे अशरे में उनकी कभी अम्मी बीमार हो जाती है, कभी बहन बीमार हो जाती है, उनको ज़रूर जाना होता है, अस्पताल लेकर जा रही हूँ, कभी जो है ना अम्मी को अस्पताल लेकर जाना है। चले को नो डाउट होता है, कभी कभी इंसान बीमार हो जाता है, जाना पड़ता है। मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं। दूसरा अशरा भी ऐसी गुजर गया। सही है। थर्ड अशरा आया, उनको फिर शॉपिंग याद आ जाती है, भाई मेरी तो शॉपिंग ही नहीं हुई। सिर्फ उन्हें शॉपिंग करनी होती है, हमें नहीं करनी होती, सिर्फ उन्हें शॉपिंग करनी होती है। चलो भाई शॉपिंग पे चली गई, फिर वो शॉपिंग वॉपिंग। पता है निदा मैं इतना परेशान हूँ ना कि रमज़ान आ रहे हैं, मुझे कोई खुशी नहीं है, ना मैं इबादत कर पाती हूँ, ना मैं अपने बच्चे देख पाती हूँ। पता है बच्चों के मेरे एग्जाम्स होते हैं फाइनल टर्म के ना रमज़ान में, लेकिन मैं नहीं कर पाती, इतना मैं परेशान हूँ। आप मुझे कोई सजेशन दें, मैं उन्हें कैसे समझाऊँ। माशाल्लाह मेरे ख्याल में तो वो बहुत ढीठ है, समझ में नहीं आती। आप मुझे बताएं। कुछ औरतें होती हैं जो अपनी हरकतों से बेजार करती हैं, इनकी देवरानी वो हैं। हाँ
हाँ। अरे माशाल्लाह कह रही हूँ, उसमें और बरकत पड़ेगी। अच्छा, आपने कभी इस मसले का की डिस्कशन अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास से की? करिए, लेकिन वो कोई मतलब उनको उन्हीं की साइड लेती हैं, क्योंकि वो आपने अपने मियाँ से की, इजहार किया, अपने मियाँ को बताया ये? नहीं, मियाँ हमारे कुछ नहीं बोलते, वो अपनी अम्मी की सुनते हैं। असल में मेरी जो देवरानी है ना, वो उनकी सगी बहन की बेटी है और मैं आउट ऑफ फैमिली में से आई हूँ। हाँ। तो इतनी मेरी नहीं सुनती जितनी वो उनकी सुनती हैं। मसला भी ये है। वही वाली बात आएगी, मैं दोबारा एक्सपर्ट की तरफ भेजूंगी इस चीज़ को, मगर बाउंड्रीज सेट नहीं हुई भी। एग्जैक्टली आप देख लें, हर चीज़ का रूट कॉज आपको बाउंड्रीज में मिलता है, जो कि लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या बाउंड्रीज बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है सेट करना। जो भी घर के काम हैं उनको असाइन करें और सबके सामने करें कि ये काम मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, और वहाँ पे उनसे एग्रीमेंट लें, वर्बल एग्रीमेंट कि ठीक है ये काम तुम्हें सूट करते हैं, वो यस करें, ओके ठीक है, आपने डिवाइड कर लिए, ये काम उसके हैं, ये मेरे हैं। उसका काम ये ना करें, ये कह रही ना कि फिर मैं कहती हूँ तुम छोड़ो मैं ही कर लेती हूँ। उनका काम जो असाइन था जब नहीं हुआ होगा, और वो चीज़ जो खाना या शरबत वॉट एवर अगर टेबल पे या दस्तरखान पे नहीं होगा तो सबको पता होगा कि उन्होंने नहीं बनाया है। और यहाँ पे भी वो अंगूठी वाला केस अपने ऊपर ले लिया कि अच्छा, मैं ये कर लूँ। एक बात मैं आपको थोड़ा सा कहूँगी, हर किसी की अपनी एक्सपर्टी होती है। कोई कुकिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई सफाई में एक्सपर्ट होता है, कोई बच्चों को पढ़ाने में एक्सपर्ट। एग्जैक्टली हो सकता है कि ये किचन में एक्सपर्ट हो, ठीक है, हो सकता है कि इनकी देवरानी की कोई और एक्सपर्टी हो। अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटनी है तो ज़रूरी नहीं है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटे जिसमें आप अच्छी हैं। आप दूर क्यों बन रही हैं? क्योंकि आप उसमें अच्छी हैं, आप जल्दी हर चीज़ को कर लेती हैं, तो इसलिए आप धुर बन रही हैं, आप इस्तेमाल हो रही हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रही। इसीलिए काम को डिवाइड करें ना। तो डिवीजन आप थोड़ी अक्लमंदी से इस तरह कर सकती हैं कि उनकी एक्सपर्टी को पहले जाने और उसके बाद बैठ के बाउंड्री सेट करें। सही है, मेरे बच्चों को पढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, सही है, घर को सफाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मासी से ये जो भी काम कराना है डस्टिंग ये तुम्हारी। तो क्योंकि देखिए हर किसी की एक्सपर्टी अलग है ना। और वो इतनी स्मार्ट है कि उसको पता है कि जब आप जल्दी काम करती होगी यकीनन, तो उसको पता है कि भाई ये जल्दी काम करती है, मैं जरा स्लो लगी रहूं। तो वो चीनी जो तुम कह रही थी ना, तो मुझे इतनी हंसी आई, चीनी पीस के रख दो, जो पीस के रख दो और उसको बोलो कि इसको सादे पानी में डिसॉल्व करके और बस रख दो, खुद ही घुल जाएगी। आप चीनी में देर लगाते हैं, वो चीज़ें। और दूसरी बात, सही बात है कि आप उनकी एक्सपर्टीज जान लें, उनको ये पूछ लें कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहती हैं। तो फिर क्योंकि वो तो सही है काम बांट ले, लेकिन काम बांटने में क्या होगा कि अगर वो अपना काम नहीं करेगी तो अगर ये इतनी सेंसिटिव है तो ये कहेंगे अच्छा भाई मैं ही कर देती हूँ। तो बात ये है कि फिर मिलजुल के काम करना, जैसे कह रही है फ्रूट काट देती हैं, तो वो ऐसे काम उसको सूस शेफ बना ले अपना। नहीं तो उनसे पूछ लेना काम बांटना मतलब हाँ कि तुम क्या करना चाहती हो, कौन सा काम तुम्हें कन्वीनियंटली तुम कर लोगी, तुम्हें कौन सा सूट करता है। तो देखिए आप जितना काम आसानी से और खुशी से कर सकती हैं आप वो करें, अपने आप को थकाएं नहीं। आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बेस्ट बहू हूँ, बेस्ट वाइफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड में वही होगा लड़ाई झगड़े शोर शराबा, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुकी होंगी। उस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आपकी अपनी जितनी कैपेबिलिटी है ना, आप उतना ही काम। बिल्कुल। आपको पता है कि अब मैं थक गई हूँ और आप बोलें अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे सोना है, अब मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि ये आपका राइट है। अब मुझे अपने बच्चे पढ़ाने हैं। ये जो आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका अपना भी टाइम है जो आपने अपने ऊपर देना है। आपके हस्बैंड आएंगे, दूसरी शाम में आपने तैयार होना है। साइमा को सेकंड करूंगी मैं, अपनी प्रायोरिटीज हमें नहीं पता कि क्या है। अगर आपके बच्चों के एग्जाम्स है, सारी दुनिया एक तरफ, आपकी प्रायोरिटी वही होने चाहिए। इतनी थोड़ी सी बुटबारी रखें कि आप उस चीज पर स्टैंड ले सकें। और उनको अगर सॉरी आज मैं अफ्तारी नहीं बना सकती, एग्जैक्टली करें, या आप मियाँ से बोलें बाहर से लाएं, कुछ करें, मेरे बच्चों का पेपर है कल, मुझे उनको पढ़ाना है, पूरी साल की उनकी मेहनत है, वो मेरी प्रायोरिटी। और अगर 3 खाने बना रही या 3 डिशेस बना रही, एक बना लें, मतलब कम करें। असल में हम खुद अपने आप को डी वैल्यू करते हैं, इसीलिए सामने वाला आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देता है। बिल्कुल। आप अपनी बाउंड्री सेट करें, और ये दिस इज वेरी नॉर्मल, और ये कोई बहाने वाली बात नहीं। हम इंसान हैं, हम भी थकते हैं, और अगले को नजर आ रहा होता है। ये नहीं है कि उनको नहीं पता मत करें किसी को खुश। मैंने आपको पहले भी बोला है, कोई खुश नहीं होगा, आप अपने आप को खुश करें। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और
दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। इसी दुआ के साथ अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। खैर आफियत से गुजरे, खैर आफियत से गुजरे, अच्छे में गुजरे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नसरीन बताइए क्या मसला है आपका? जी मेरा मसला भी बहुत, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगी नसरीन। मेरा मसला भी बहुत अहम है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब रमज़ान शुरू होने वाले होते हैं, क्योंकि मेरे जो ससुराल में है, स्पेशली मेरी जो सास हैं, वो लेन देन बहुत ज़्यादा करती हैं। पूरे साल तो बर्दाश्त हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन रमज़ान आपको पता है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसमें। तो मेरी जो सास हैं वो जब रमज़ान शुरू होने लगते हैं तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड से फरमाइश करती है कि सब जितनी भी उनकी बहनें हैं उनके घर पर जो है, उनके ससुराल में जो है खजूर का डब्बा, रूह अफ़ज़ा की बोतल और इस तरह की चीज़ें जाएंगी। चले ठीक है, वो भी कोई मसला नहीं, राशन के साथ हम लोग मंगवा लेते हैं। अब होते ही कि उनकी जो ईदी होती है ना, उस पर बड़ा जोर दिया जाता है। मेरी सास लेन देन के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, मतलब अच्छे से अच्छा जोड़ा देना है, दामाद का भी देना है, बेटी का भी देना है, क्योंकि मेरे ससुर तो है नहीं, अगर उनको कभी बोलते भी हैं कि आप जो है थोड़ा सा ख्याल कर लें, मतलब महंगाई बहुत हो गई है, मतलब बजट को देख के चलना पड़ता है, तो कहती हैं कि ठीक है मैं बेवा हो गई हूँ तो तुम लोग मेरा ख्याल नहीं करते। अब मैं बड़ी बहू हूँ, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर, मैं क्या क्या देखूँ, मतलब मैं अपने बच्चों की शॉपिंग नहीं कर पाती, मतलब करती हूँ जितनी मुझे करनी चाहिए, उस हिसाब से मेरा बजट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि जब ईद का वक्त आता है तो मैं अपनी जो 3 जोड़े मुझे लेने होते हैं तो मैं एक पर आ जाती हूँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, ये तो वाकई बहुत बड़ा नहीं। लेकिन देखे ना आप, मैं इसमें एक स्टार्ट करती हूँ, मुझे ये बात समझ आ रही है कि आप उनकी बेटी बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं अपनी सास की, पहले तो ये बताएं ना। मतलब उनका जो बेटा है, आप अपने हस्बैंड से बात करें और उनको बोले ना, वो अपनी अम्मा को समझाएं। आपके हस्बैंड को पता है ना कि उनकी कितनी चादर है, कितनी चादर है और कितना वो अर्न करते हैं, तो वो अपनी अम्मा को समझाएं। आप किस बात की कुर्बानी दे के उनकी बेटी बन रही हैं कि आप सारी चीजें अरेंज कर रही हैं और ईदियां अरेंज कर रही हैं। बच्चों को ईद के कपड़े नहीं मिलते, ये तो ज्यादती है। और आप भी अगर 3 से 1 बना रही हैं तो कोई बुराई नहीं है। मैं तो कह रही हूँ वो 2 जोड़ों के पैसे बचा के उसको बाद में बना लेना। हमारे यहाँ जो हम सोसाइटी के उसमें फंस गए ना कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए ईद पे, तुम यकीन करो मैं तो ईद पे कपड़े ही नहीं बनाती। फजीला मैं आपको बताऊँ प्रॉब्लम क्या होगी। अब जैसे उनकी नंद है ना, उनकी नंद को अपने ससुराल में दिखाना होगा कि भाई मेरी ईदी आई है। वो सोसाइटी के उसमें फंस गए ना, दिखावों में, शो तो ऑफ अब वो उस चक्कर में, उस प्रेशर में जो वैसे उनकी तो सास हैं वो अपनी नंद, दामाद, अपनी बेटी, दामाद, कह रही हूँ ना, उन सब के लिए अब उनके हस्बैंड नहीं है तो वो बेटे को ही देखेंगी। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी। मैं यही कहती हूँ कि उम्र से बड़ा नहीं बना जाता, अपनी हरकतों से बंदा बड़ा बनता है। अगर वो आपकी सास हैं तो आपकी सास को अपने बेटे का ख्याल नहीं है कि भाई मेरा बेटा है, कोई स्मगलर थोड़ी है। और पहली बात कि पहली थोड़ी है बेटी की, हो गया ना, एक साल भिजवा दिया, दूसरा साल, अब आपकी भी बस होनी चाहिए। बेटा समझाए ना। हाँ, इससे आप दोनों के भी रिलेशन में ना इत्तेफाकी आ रही है। तो ये तो बहुत ही गलत तरीका कार है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो ये तो उनको फैसले लेने चाहिए जो वो गलत फैसले ले रही है। और ये आपने कितनी अच्छी बात की कि उम्र से कोई बड़ा नहीं बनता, अपने एटीट्यूड से आप अपने रवैयों से बड़े बनते। और एक और बात है, ये सारा जो है ना, ये रिलीजियस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये तो कल्चरल प्रॉब्लम है। एक कल्चर हमने बना लिया कि ये भेजना है, ये करना है। इस्लाम के हिसाब से हम वैसे बड़े मुसलमान बनते हैं 24 घंटे, और जैसे ही खाने पीने और पहनने की बात आती है हमारी मुसलमानियत ख़त्म हो जाती है। शादियों की, ईद की बात आती है हमारा मुसलमान बना ख़त्म हो जाता है। वैसे हम मुसलमान बनते हैं। तो भाई आप शरई हिसाब से चलें तो फिर इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप रमज़ान इसीलिए आप सेलिब्रेट करें ना, बिकॉज आप एक अच्छा मुस्लिम, आप अच्छे मुस्लिम बनना चाहते हैं, तो आप चीज़ों को उस तरह लेके चलें। तो ये तो हमें पता है, ओवरऑल हर चीज़ को समझाना पड़ेगा अपने लोगों को। वही तो बहुत अजीब सी बात है जिन लोगों पे स्ट्रेस है कि लेन देन बढ़ जाएगी। मतलब रमज़ान आने से पहले बंदा ये सोच रहा है, हम सोच रहे हैं कि वो अफ्तारी करेंगे, रोज़ा होगा, नमाजें होंगी, इबादत होगी, मतलब ये वाली रूहानी बातें सोचने के बजाय हम ये सोचें कि अब तो उधार ले लें। लोग ऑफिस से उधार लेते हैं, एक्स्ट्रा तनख्वाह। ये तो आपके हस्बैंड को भी मना कर देना चाहिए कि मेरी इतनी नहीं है, मैं इतना, मेरा इतनी नहीं है, मैं नहीं कर सकता। एडवांस में सैलरीज उधार जारी होती है यार रमजान में। ये तो बिला वजह किसी पे गलत प्रेशर देना भी गुनाह है। आप एक प्रेशर दे रहे हो बिला वजह का, वो भी गुनाह है। हाँ, सही बात। बिल्कुल। अब आप कहेंगे कैसे टैकल करें भाई, हमने तो अपने अपने मशवरे दे दिए। हंसी आ रही थी, कह रही है कि मेरा बेटा के स्मगलर थोड़े बहुत प्यारे अंदाज में। मतलब ये तो अभी बत्ता टाइप के भाई भिजवाना है, क्यों भिजवाएं भाई। तो बात ये है कि अगेन वही चीज़ें हैं, कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी मेरे बजट में नहीं वो होता, बजट आउट हो जाता है। पहली बात है कि बजट घर का मेंटेन कौन करता है?
अगर तो ये करती हैं और हस्बैंड पैसे देते हैं तो दोनों मिलकर करें। अगेन वही बैठें, यहाँ बजट की बात है तो आप हिसाब लगाएं एक रैंडम कि एक इस महीने में कितना खर्च होगा, शॉपिंग का कितना है, अफ्तारी का, ग्रोसरीज का कितना है, एंड ऑल्सो अपनी शॉपिंग और अपने बच्चों की शॉपिंग ये कर लें पहले, और जो भी रिमेनिंग होगा उसमें से जो भी पॉसिबिलिटी होगी, बेस्ट पॉसिबिलिटी, वो उनकी नंद को वो दे दें। इनको किसी ने रोका है? पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, कोई रोकता कि शॉपिंग ना करो? अगर कोई नहीं रोकता, आप खुद ही रुक रही हैं, तो वो आप रुक रही हैं, कोई और नहीं रोक रहा है। कुर्बानी का जज्बा क्यों आ गया? क्योंकि इतनी कुर्बानी क्यों दे रही हैं? अक्सर औकात यही होता है, खवातीन खुद रुकती हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा होता। आप अपनी शॉपिंग करें, अपने काम कीजिए, और जो भी है देना दिलाना वो साथ हो जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इनकी मदर इन लॉ कहती हैं देखो मैं बेवा हो गई हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप हो गई हैं बेवा, जो आपकी मियाँ की अर्निंग थी वो ख़त्म हो गई है। ये बेटी आपके बेटी को और आपके दामाद को भी पता है, और अब आप बेटे के साथ रह रही हैं। जी, अब वो इनकम जो आपके हस्बैंड की तरफ से आ रही थी वो इनकम नहीं है, अब वो इनकम आधी हो चुकी है और महंगाई बढ़ गई है। तो ये बावर कराना तो आपका ही काम है ना। तो इसमें कोई और मोहब्बत से जिससे आना है उसने जाना है। बहुत सारी खवातीन बेवा होती हैं, मतलब ये वाला तो एक फैक्ट है ना, ये तो रोक ही नहीं सकता और अगर जैसे वो इस तरह की बात करती हैं तो, और ये सेंसिटिव हैं या इसको एड्रेस भी करना चाहती हैं इस इशू को, तो सास के साथ कभी बैठ के बात कर लें, थोड़ा उनको समझाएं कि ऐसा नहीं है, हालात चेंज हो गए, डायनामिक्स जो हैं वो डिफरेंट हो गए हैं फैमिली के, और फिर भी उनको समझ नहीं आता तो वो जैसा परसीव करना चाहती हैं वो कर लें। अब क्या हो सकता है? हाँ, क्या हो सकता है? सही बात है। आप समझाने की इज्जत से, मोहब्बत से, तरीके से समझाने की कोशिश करें, समझ जाएंगी तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं, अगर ये नहीं समझा सकती तो उनकी बेटी को चाहिए कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि अम्मी अब आप बेटे मेरे मतलब अपने बेटे के साथ रह रही हैं, आप मुझे ना भिजवाया करें, ये चीज़ आप अपने घर में लगाएं। ये अपनी, और हो सकता है कि उनको ये बात पता ही ना हो, आप उनसे डिस्कस करें तो क्या पता वो इस चीज़ को समझे। और बेटी की ज़बान शायद ज़्यादा बेहतर समझेंगी, उनको समझ भी आएगी अगर वो आराम से बात करके अपनी। पता नहीं अगर ये अपनी नंद से बात करें तो उल्टा ही ना हो जाए, वो रिसीव कैसा करती है, ये भी तो बात है ना, एहसास नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, देखिए आपको पता होता है जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनके बारे में कि यार ये किस मिजाज की हैं, ये मेरी बात समझेंगी। भाई फजीला, बहुत सारी बेटियां तो फोर्स करती हैं कि भाई आप ईदी भेजिएगा, मेरी इज्जत रहनी चाहिए ससुराल। मगर पता है रिश्तेदारों में इतना पोटेंशियल भी होता है कि वो आपको शॉक करते हैं हमेशा अपने बिहेवियर से। लेकिन पोटेंशियल होता है, सही बात है ना, फिर लड़के को स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर सकता। बार बार स्ट्रेस लेने से बेहतर एक दफा मना करते हैं। और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इनका तो इसमें शी हैज नथिंग टू डू विद इट। और सोसाइटी को हम सब ने मिलके चेंज करना है ना, तो हमें वही बातें अगेन के क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए। और आज ये हम चेंज करेंगे तो कल को हमारे बच्चों के लिए आसानियां आएंगी इन सब चीज़ों से। बहुत सारी खवातीन को मैंने देखा भी अपनी चादर में पैर फैलाने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं। जब सेल लगती है वो जोड़े 50% पे मिल रहे होते हैं, वो लेके रख लेती है अपने पास। ये सलीका शारी की निशानी है कि उसके बाद भाई जो जब मौका आएगा तो उसके बाद फिर वो निकलेंगे, बजाय इसके कि 11th आवर पे सर पे पड़ी है, अब चलो भागो दौड़ो ये करो, अब तो पैसे बचे ही नहीं, अब क्या करें, उधार लेकर आओ। प्राइसेस भी हाई हो गई होती है। जी जी, सो वो सलीका शौरी औरत के बाएं हाथ का खेल है। अगर वो चाहे करना तो महंगाई तो बढ़ती रहेगी रोजाना, अपनी चीजों को आप खुद ही तरीके से लेके चलना। बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे हाल हैं, हमें आपकी सिर्फ वन साइडेड स्टोरी पता है, हमें दूसरी तरफ की नहीं पता, तो हम इसलिए आपको हर पहलू से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, कौन है हमारे पास? इशरत। अब इशरत का मसला है, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। काफ़ी दुखी लग रही है जी इशरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी ये परेशानी है कि मैं बहुत आवाज़ कम आ रही है इशरत, जोर से बोलो। मैं बहुत परेशान हूँ इस मसले को लेकर। 3 साल हुए हैं मेरी बेटी की शादी को। अच्छा। और रमज़ानों में मेरी बहू का यह हाल है कि बस सहरी खाकर जो सोती हैं तो फिर रोज़े से 10 या 15 मिनट पहले उठती। अब बताएं इतने वक्त में उठ के वो क्या ही कर लेती। मेरे तो और भी बच्चे हैं, मुझे देखना पड़ता है। और फिर मैं 3 बजे से, आप यकीन करें, मैं 3 बजे से तैयारी शुरू करती हूँ। आपके और बच्चे यानी कि देवर वगैरह होंगे उनके? आपके बेटे या बेटियां कौन है? और बच्चे कितने हैं? बच्चियों की शादी हो गई है, बेटे हैं। तो बेटे कितने हैं आपके? और 2 बेटे। 2 बेटे हैं। हाँ। तो आप ये चाहती हैं कि बहू सबका खाना पीना सब कुछ करें, पूरा घर संभाले? मेरे साथ कम से कम हेल्प तो करा ले। जो सहरी करके जो सोती है अफ्तार से 20 मिनट पहले उठती है। और आप यकीन करें दस्तरखान पर ऐसे बैठती हैं, इसकी शर्मिंदगी तक नहीं होती कि ये इतना मैंने कैसे तैयार किया। 3 बजे से मैं लगी, जाहिर है रमजानों का। और ये प्रैक्टिस वो कब से करी? उनकी शादी को कितना टाइम हो गया? 3 साल। ये देखें कि वो अब बच्चा मेरे ऊपर छोड़ देती है
और खुद सोती रहती हैं। अरे भाई आपको बीपी लो तो नहीं है, डॉक्टर को दिखाया, नहीं बीपी सेट है। बस उनको रोज़ा रख के कोई काम नहीं करना है, और रोज़ा खोलने के बाद उन्हें चक्कर आने लगते हैं। सारा दस्तरखान समेटना आसान होता है तो रोजे के बाद का कितना काम में हिम्मत से करना पड़ता है। तो बेटे से बात मेरे शोल्डर में भी कितना पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन उसके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर ही नहीं है। ऐसा लगता है यानी कि आप उसका बच्चा भी आपके पास होता है, पूरी किचन की जिम्मेदारी भी आपके पास। मजे की बात ये 10-11 बजे उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, वो शॉपिंग पर जाती हैं। अम्मी हम आधे घंटे में आ रहे हैं, बच्चा भी मेरे पास छोड़ देती हैं। शुरम तुम दादी के पास रुको, हम आ रहे हैं। और आती कब है? सहरी से 15-20 मिनट पहले हम सहरी कर कर एक तो दादियों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। सहरी कर पहले अपने बच्चे पालो, फिर बेटे के बच्चे पालो। ये कोई जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए उनके ऊपर कोई फर्ज नहीं है। अगर वो किसी को पाल रहे हैं या किसी की बेबी सिटिंग कर रहे हैं तो ये उनका एहसान है। नहीं तो आपने अपने बेटे से बात की? बेटे को नजर ही नहीं आता कुछ। मेरे शौहर बोलते हैं कि आप दिखाएं ना क्या कर रही हो तुम, बोलो। मैंने कहा भाई माहौल घर का खराब हो जाएगा। नहीं भले मैं नहीं बोल सकती माहौल। नहीं तो आप बोलेंगे कोई, या तो कोई मेरे मैंने भी अपनी ससुराल निभाई है वहाँ, मैंने भी दुनिया भर के काम। देखिए अगर आपकी कुर्बानियाँ देती रहेंगी अगेन आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। मैं तो सोच रही थी मैं अब सौंप दूंगी इनको किचन और खुद इबादत में लग जाऊंगी। जितनी करती थी उससे ज्यादा करूंगी, लेकिन कुछ भी मुझे हासिल नहीं हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा उनके दिमाग में चल क्या रहा है। देखिए या तो आप शिकायत करना छोड़ दें, या फिर आप स्टैंड लें और आप अपने बेटे से बात करें। और एक ही हल हो सकता है। दूसरे जो बाकी भी जो देवर है ना, जो बाकी आपके बेटे हैं, उनको भी हेल्प में शामिल करें। सिर्फ एक बहू पे आप नहीं रिलाई कर सकती। जो हमारे यहाँ थोड़ा कल्चर ये बना हुआ है कि अगर बेटों वाला घर है तो बेटों ने उठ के पानी भी नहीं पीना है। तो फिर सारी जो जिम्मेदारी है वो घर में जो भी औरत होती है उसके ऊपर आ जाती है। और बच्चे हैं क्या? 2 बेटे और है ना देवर। बेटा मेरा दस्तरखान समेटवा रहा होता है रोजे के बाद। तो अच्छी बात, तो सही है, अच्छी बात है। क्या चाह रही हैं वो, किस तरह घर को निभाना सीखा ही नहीं है उन्होंने। नहीं उन्होंने काम चोर पूरी करनी। अगर कोई 2-3 होते हैं उन्हें भी वो मुझे लगता है चॉपर उठा के वहाँ रख दो तो पता चला वो चॉपर वहीं पड़ा रहता है। बाउंड्री सेट नहीं होने का ही इशू है कि बाउंड्री सेट नहीं की। शुरू में आप अपनी बहू को थोड़ा टाइम देते हैं कि भाई वो सेट हो जाए, मगर 3 साल हो गए। 3 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। नहीं आई थिंक पता है ये सारा मसला है कि इनको मिल के बैठ के बात करनी चाहिए, अपने बेटे से भी अपनी बहू से भी, कि भाई देखो मैं नहीं कर सकती इतना काम, मेरी एज है। और अगर आपके लड़के आपके साथ काम करे वो तो अच्छी बात है, लेकिन सब घर वालों को करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी डिवाइड, जेंडर खत्म कर देना चाहिए। औरत मर्द वाला मामला तो नहीं होना चाहिए, सबको मिल के काम करना चाहिए। अच्छा मेरे पास थोड़ा टाइम है, मुझे बस कंक्लूजन दे सकती है इस मसले का? बिल्कुल। अच्छा देखिए आप सारे केसेस में बिहेवियरल पैटर्न्स देखिए कितने सिमिलर हैं कि एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं की है, खुद अपने ऊपर ले रहे हैं, इंस्टेड कि आप बिठा कर बहू को बेटे को दोनों को, ये बात वो नहीं है कि आप बेटे के साथ सिर्फ कर लें, उनको बिठा कर क्लैरिटी के साथ बगैर ताने वगैरह दिए हुए। देखिए बातें ऐसी भी होती हैं, 10 ताने दिए फिर उसके बाद भाई जब आपने 10 ताने दे दी ना वो बंदा बात ही नहीं सुनेगा। स्ट्रेट फॉरवर्डली ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कीजिए, उनके साथ बात करें कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रहे हैं, आप डिवाइड कर लीजिए काम। अगर वो अफ्तारी नहीं बना सकती सहरी बना लें, दैट्स इट, राइट। तो ये अपने ऊपर लेने की डिवीजन हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिवीजन करें। और ये मैं करूंगी, ये तुम काम बांटना कि यार मैं तुम सहरी बना लो, मैं अफ्तारी बना लूं। और साथ दूसरे बेटों को भी थोड़ा बहुत, जैसे दस्तरखान उठाने पे उनको तकलीफ महसूस हो रही है कि मेरे बेटे को उठाना पड़ा है, नहीं तो अच्छी बात है वो उठा रहे हैं। लगा भी दे एक बेटा दूसरा बेटा उठा दे, मतलब उनको सबको डिवाइड करेगा। मुझे यही लग रहा था कि उनको ये भी हो रहा है, ये और ये गलत बात है। अगर आपका बेटा उठा रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है वो हेल्प कर रहे हैं माँ की। और ये बात भी सही है कि सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि सिर्फ सास की भी जिम्मेदारी नहीं है। तो इनके घर में प्रॉब्लम वाकई यही है। और आपकी एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि आप ठीक कह रही हैं, हम बात करते हैं ताना देके, बिल्कुल हमें ऑनेस्ट तरीके से रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे छोटा रिश्ता हो चाहे बड़ा रिश्ता हो, हमें बात करने का अपना बिहेवियर जो है ना हमें अपना अच्छा रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उससे फर्क पड़ता है चीज़ों पे। थैंक यू सो मच आप लोगों के मशवरों का। मैंने वही कहा ना कि आज जो बात होगी वो साफ होगी, कोई लगी लिपड़ी वाली बात नहीं होगी। तो हमने साफ बातें की हैं आपसे। अब आप देखें कि आपने क्या चीज़ अपने पजल में फिट इन कर दी। और दुआओं के साथ अच्छा रमज़ान गुजरे आपका। रमज़ान मुबारक, आने वाला रमज़ान मुबारक एडवांस। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अब मैं आपको जवाब देने वाली हूँ कि जो खूबसूरत जोड़ा मैंने इस वक्त आज पूरे शो में पहना वो किसका है। अगर बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा सोशल मीडिया पे कि किसका है, तो मैं उनको बताती चलूँ कि ये जोड़ा किसका है। ये सारा फलक का है। और सारा फलक की ब्रांड कौन सी है? अलियाना। ये दोनों हमारे साथ हैं, अलियाना एंड सारा फलक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सारा? मैं ठीक हूँ। और कैसी अलियाना? तुम्हें बाद में पप्पी करूंगी मैं। अलियाना? अलियाना, ये तुम्हारे कपड़े पहने हुए मैंने देखो। मैंने कहा ब्रांड के सीईओ को तो लेकर आओ आज। oh, yes. छोटी सी बिजनेस वुमन। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक सारा। तुमने भी जो कपड़े पहने हुए हैं इस वक्त, एक खड़े होके दिखाओ ना भाई। मैं तो खड़े होके दिखा चुकी हूँ। हाँ, ये माशाल्लाह। वाओ, ये हमारी कलेक्शन ना अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। अच्छा, ये आज लॉन्च होनी है। हाँ, अच्छा, तो ये सरप्राइज है आज ये लॉन्च आज जी। ये लॉन में काफ्तान, ये बेसिकली ये कॉटन है। अच्छा, और जो आपने पहना है वो लॉन है। वो लॉन है। हाँ। और ये जो मैंने पहना ना, ये ऐसी है कि मैं आराम से लंचेस में या डिनर्स पे थोड़ा सा, जैसे मैंने ज्वेलरी पहन ली, मतलब लाइक मुझे गर्मी भी नहीं लग रही और मैं इसको सेलिब्रेट कर सकती हूँ तुम्हारी लॉन को, क्योंकि माशाल्लाह इतनी फेस्टिव लॉन है ये। थैंक यू। और आप लग भी बहुत अच्छी रही मुझे, और मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ। ये कलर कॉम्बिनेशन, कलर पैलेट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सारे अच्छे हैं तुम्हारे जितने भी। बेसिकली मेरा जो ब्रांड है ना वो थोड़ा पुराने ज़माने के मैंने चीज़ों को अपने जहन में रख के बनाया था। हाँ। तो जो आजकल शायद जो जेंजी है वो शायद रिलेट ना कर पाए कि ये कैसी डिज़ाइन है, क्योंकि हाँ। मेरा एक पर्सनल स्टाइल है जो कि है थोड़ा ओल्ड स्कूल। हाँ। तो मैंने ओल्ड स्कूल को पहले ऐसे काम हुआ करता था, इस तरह के कट्स होते थे, लंबी शर्टें इस तरह के, तो मैं चाहती थी वैसे ही ब्रांड बनाऊं। और ये काफ्तान तो हमेशा से ही है और हमेशा ही रहेगा। अलियाना खैर, उसको चलने फिरने दो। सीईओ का जो दिल चाहे वो कर सकती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जैसे तुम्हारे जो तुमने जोड़ा पहना हुआ है, हाँ, उस पे क्या धागे का काम हुआ है? ये बेसिकली ये सिर्फ प्रिंट है। अच्छा, ये प्रिंट है, ऑल ओवर प्रिंट। अच्छा, मैं समझी कि ये पूरी कढ़ाइयाँ हुई हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ये सिर्फ प्रिंट है और ये समर्स के लिए बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। मैंने फैब्रिक बहुत सोच के चूज़ किए हैं। हमें लिटरली 1 साल लगा है सिर्फ फैब्रिक डिसाइड करने में, क्योंकि मुझे ना नेदा वो वाली लॉन नहीं पसंद जो चिपकती है बॉडी से। ये चिपकी नहीं। मैं वैसे शो पे ना मैं कहती हूँ अल्लाह लॉन पहनूंगी मोटी लगूंगी, लेकिन यकीन मान मैं भी खड़े होकर एक दफ़ा दिखा दूँ, क्योंकि जब मैंने ये पहना ना तो एक स्लीक लुक आ रही है इसके कट की वजह से, इसके कढ़ाइयों की वजह से, और इसकी जो है ना वो फिटिंग वगैरह इतने मज़े की आ रही है। और ये जो तुमने बीच में रखा है ना सारी कढ़ाई, तो वो एक बड़ी अच्छी लुक आ रही है। और देखो, मतलब कि ये दुपट्टा भी इतना भरा हुआ है। हाँ, तो वो होता है ना कि दुपट्टा नहीं भरा हुआ होता अगर कमीज़ भरी हुई है। सो वो ये एक पूरा फॉर्मूला। अभी हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे, कितने डिज़ाइंस हैं और कितने प्रिंट्स हैं। हाँ, हमने 9 पीसेस लॉन्च किए थे सबसे पहले, जो कि 3 पीस थे हमारे अनस्टिच, और अगर कोई चाहे तो कस्टमाइज करके हम स्टिच भी करते हैं। हाँ। तो उसमें हमारे 5 एम्ब्रॉयडर्ड थे ऐसे जैसे आपने पहने, और 4 हमारे प्रिंट्स थे। अच्छा। और आपने कलर कॉम्बिनेशन अगर देखा हो तो मैंने सारे कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत हैवी रखे हैं। हाँ। मैंने बिल्कुल भी पेस्टल हमारा बोर्ड नहीं था इस दफ़ा हमारा बोर्ड में था कि हम सारे कलर्स यूज़ करें, बिकॉज समर्स में लगता है आपको सेलिब्रेट करने चाहिए, रंग होने चाहिए। पेस्टल था वैसे ही बकरा ईद पे मैंने आप लोगों ने सबने पहनने ही है, लेकिन कलर वाली लॉन मैं चाहती थी क्योंकि सबकी पेस्टल है तो मैं कलर्स इस्तेमाल करूँ। मैंने ब्लू का पैलेट यूज़ किया, रेड का यूज़ किया, ऑरेंज का पैलेट यूज़ किया, ब्लैक के ऊपर ऑरेंज, बहुत सारे कलर्स हैं। ब्लैक हमारा ये वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलर हमारा ये वाला, जैसे मैंने पहले ही देखा था ना, जैसे तुमने मुझसे पूछा, मैंने कहा यार मुझे ये वाला, मैंने सीधा है ना, सीधा है। हाँ, तो मैंने कहा यार ये वाला मुझे पहनना है। तो अभी हम आपको सब पिक्चर्स भी दिखाएंगे, ताकि जिसने अभी तक सोशल मीडिया नहीं देखा और जो प्यार करने वाले हैं सारा से, जब आप किसी से प्यार करते हैं ना तो उसका कोई टच आपको चाहिए होता है। तो वो सारा और फलक से जो लोग प्यार करते हैं, अलियाना वो नहीं होता, जब 2 लोगों से प्यार करते हैं फिर अलियाना इस दुनिया में आई तो इससे प्यार करते हैं। तो आपके पास एक निशानी होगी इनकी मोहब्बत की कि आप इनके फ़ैन हैं। और वैसे भी यार मतलब सही है इतना, और इतनी रीज़नेबल है माशाल्लाह तुम्हारी प्राइसेस। हमने ना बिकॉज हमारा काम बहुत ज़्यादा है तो हमने उस हिसाब से बहुत रीज़नेबल प्राइस रखी है। कुछ लोगों को था कि ओवर प्राइस है, कुछ लोगों को था कि
ओवर प्राइस नहीं है, लेकिन मैंने लिटरली अपनी टीम को सबसे पहले बात कही थी कि हमें कुछ भी ओवर प्राइस नहीं बेचना, कभी भी नहीं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग उससे हर किस्म के आदमी, हर किस्म के लोग पहन सकें मेरी लॉन को। ये ना हो कि वो आप ख़रीद ही नहीं सकते, इतनी एक्सपेंसिव कर दी, इतनी वो कर दी। तो उस पर काम बहुत है, आप जैसे देख सकते हैं इस पर हर जगह काम हुआ हुआ है। अच्छा, ये सब लेकिन हमने सब ये अनस्टिच भी है और स्टिच भी आप इसको करवा सकते हैं। अच्छा, यानी कि अवेलेबिलिटी ये है कि आप अगर अनस्टिच्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, और स्टिच्ड ऑर्डर करना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, कस्टमाइज अपने से। ओ मामा, वाह, मामा की पिक्चर दिखाते हैं हम, जो और भी प्रिंट्स हैं। चलो हम एक एक पिक्चर दिखाते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। हाँ। अच्छा बताओ सारा, ये वाला क्या है? हाँ, पर्सनली मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद था। समर्स के हिसाब से पीच, बिल्कुल लाइट सा पीच कलर है, और इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, और काम भी देख सकते हैं, ये भी एक पुराने ज़माने के उसके एक जो प्रॉपरली वो होता है ना, पिंक फ्लावर्स बने हैं इस पर, तो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये बात अच्छी लगी मुझे कि बहुत बारीक काम है। हाँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बारीक काम पसंद है। कुछ में मैंने भारी काम, वैसा काम भी रखा हुआ है जो हमारी कलेक्शन आएगी अभी। रियाना, आप कुछ बोलना चाहती है? आपको कपड़े अच्छे लगे? हाँ, तो आप पर्स उठा के दिखाओ, बिजनेस वुमन कैसे चलती है। हाँ? अच्छा, नहीं था, ये वाला कलर कॉम्बिनेशन ना इतना कॉमन नहीं है। जब हम ये बना भी रहे थे ना, तो हमारी टीम भी कंफ्यूज थी कि हम ये कलर कॉम्बिनेशन करें, बिकॉज ये पर्पल, ब्लू और येलो का मिक्सचर है, तो ये कॉम्बिनेशन इतना कॉमन नहीं है। लेकिन हमारा ये लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया, इस वाले आर्टिकल को। ये बहुत प्यार है, और तुम्हें स्टिच भी बहुत अच्छा करवाया है, इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, और इसके साथ दुपट्टा भी सिल्क का मैंने रखा। अच्छा, ये दुपट्टा सिल्क का है, और ये पूरा जो कमीज है ये लॉन की है। ये लॉन की कमीज है। ये जबरदस्त। अच्छा, अब इस आर्टिकल के बारे में बताओ। आई लव दिस वन, क्योंकि ये बहुत ब्राइट कलर है, और मैं चाहती थी कि मैं कलर्स के साथ खेलूं। तो ये ब्राइट गाना गा रही है। इसके साथ हमारा शिफॉन का दुपट्टा है, और बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, इस तस्वीर में नजर नहीं आ रहा, लेकिन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, छोड़ दो, खेलने दो, सीईओ को खेलने दो, कोई मसला नहीं है। इट्स ओके। हाँ, अच्छा। इसके साथ जो है वाइट कलर का कॉम्बिनेशन में, उसके ऊपर फ्लोरल पूरा काम हुआ हुआ है, मल्टी कलर्ड का दुपट्टा शिफॉन का। अच्छा, ये भी बहुत पसंद है। शिफॉन का दुपट्टा है इसके ऊपर, ये जो तुमने ऊपर डाला हुआ है, ये शिफॉन का दुपट्टा। मैंने अपनी कलेक्शन में शिफॉन और गेंजा, सिल्क, हर किस्म के दुपट्टे रखे हैं, ताकि लोगों के पास वेरिएशन हो कि हर कोई ऑर्गेन्जा नहीं पहनता, हर कोई शिफॉन नहीं। और गेंजा थोड़ा फेस्टिव आपको फील देता है, और शिफॉन है ये जो है, ये आप इसको एसेसराइज करें तो फॉर्मल भी हो सकता है, अगर एसेसराइज ना करें तो ये कैजुअली भी आप इसको टी पार्टी पे या कैजुअली भी पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। हाँ, इधर आ जाओ, अलाया, करंट ना लगे। हाँ, अलियाना, सॉरी, अलाया क्यों कह रही हूँ, अलियाना, मैं बार अलियाना की ब्रांड की वजह से अब याद रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब ये जो अगला आर्टिकल है, हाँ, ये है रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में वाइट प्रिंटेड चूड़ीदार पजामा मैंने बनाया था। अच्छा, इसके साथ हाँ, अगर लोग चाहें तो शलवार भी बना सकते हैं, पैंट्स भी, लेकिन मुझे लगा कि इसके साथ चूड़ीदार पजामा होना चाहिए। और इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, पूरा ये भी शिफॉन का दुपट्टा है। उस पर पूरे पे प्रिंट हुआ हुआ है, बड़े बड़े फ्लोरल्स हैं, ऑरेंज और ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन के साथ। अच्छा, जितनी लंबी कमीज़ें तुमने इसमें तस्वीरों में पहनी हुई है, कपड़ा इतना है कि हर किसी की इतनी लंबी कमीज बन जाएगी? जी बिल्कुल, इतना ही कपड़ा है कि अगर लोग चाहें तो हम एज इट इज़ ये भी उनको सी के भिजवा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर लोग ऑर्डर करते हैं तो एज इट इज़ ये भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते इतनी लंबी कमीज़ें, मैंने देखा है। लेकिन मेरा पर्सनल स्टाइल ये है, तो मैंने इसलिए अपने पर्सनल जैसे अगर वो कहें कि आप स्टिच करके भिजवाएं तो तुम इसी डिज़ाइन में स्टिच करके भिजवाओगी, या अगर वो कहेंगे हमारी लेंथ छोटी कर दें तो वो हो भी सकता है? हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि हमें आधी आस्तीन चाहिए, या हमें स्लीवलेस चाहिए, या हमें छोटी कमीज़ चाहिए विद शलवार, तो हम उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और अगर कोई बोले हमें एग्जैक्टली यही आर्टिकल चाहिए इन्हीं एसेसरीज़ के साथ, तो हम वो भी उनको करा के दे सकते हैं। क्योंकि यही होता है ना, आप खुद सिलवाते तो आपको वो एक्सेसरीज ही नहीं मिलती हैं जो आपकी तस्वीर में लगी होती है, तो अच्छा है तुम लोगों से सिलवाने के। लेकिन आपने देखा है मैंने बहुत मिनिमल एक्सेसरीज यूज़ किए हैं, ताकि जब लोग खुद भी अगर सिलवाएं तो उन्हें ये ना हो कि उसमें तो ऐसा लग रहा था सिल के अब अच्छा नहीं लग रहा। इसमें भी ज़ीरो एक्सेसरीज, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कट्स हैं। और ये तो हमारा रेडीमेड आर्टिकल है। अच्छा, ये रेडी ओके। और ये साइजेस क्या क्या है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप अगर स्टिच्ड है तो साइजेस क्या क्या अवेलेबल हुए हैं?
हमारे पास स्मॉल भी है, मीडियम भी है, लार्ज भी है, और अगर कोई एक्स्ट्रा लार्ज करवाना चाहते हैं हम कस्टमाइज उसको करके दे सकते हैं। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा लार्ज के ऑर्डर्स आते हैं। सो तुम्हारी वेबसाइट जो है वो तुमने कब लॉन्च की? हमारी वेबसाइट को लॉन्च हुए 4 दिन हो गए। 21st को लॉन्च की थी आई गेस? हमने जी। अच्छा, तो वो लॉन्च हुए 4 दिन हो गए, लेकिन आज हमारी वेबसाइट, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे विदिन 3 डेज। तुम्हारा माइक से बोलिए, उसको लग रहा है तुम्हारे माइक से ज़्यादा। तो हम विदिन 3 डेज माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यार मिला, हम आउट ऑफ स्टॉक थे, तो हमने 2 दिन अपनी वेबसाइट को फिर हमें वो वाला माइक आपका है ना? हाँ। तो अब आज हमने फिर अपना रीस्टॉक किया सामान। अब हमारी वेबसाइट पे अब हम लाइव जा रहे हैं। अब जो भी ऑर्डर करेगा विदिन 3 to 4 वर्किंग डेज या 7 डिपेंड्स की लोकेशन क्या है, उनको वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। हम रीस्टॉक कर लिया हमने। अच्छा, ये थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो, अगर कोई अनस्टिच्ड जो है वो ऑर्डर करता है तो कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा? अगर कोई स्टिच्ड ऑर्डर करता है तो वो कितने दिन में? वो तुम लोगों ने वेबसाइट पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं? हमारी वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ है, रेट्स भी लिखे हुए हैं इस हिसाब से कि स्टिच के रेट्स क्या होंगे, अनस्टिच के रेट्स क्या होंगे। और वैसे तो वर्किंग डेज 7 होते हैं डिलीवरी के, लेकिन बैंड हमारा चल रहा है नीचे वेबसाइट का, मुस्तकिल हमारा बैंड चल रहा है कि वेबसाइट क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, सारा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम हैंडल, ये सब इस वक्त चल रहा है यहाँ पे बैंड पे। तो आप देख सकते हैं लाइव है वेबसाइट एलियाना की। एलियाना, आपकी तो वेबसाइट भी बन गई है भाई। अच्छा, अब और मजीद दूसरे कपड़ों की तरफ चलते हैं जी। हाँ, अगली पिक्चर। ओके जी, हाँ, इस पे तबसरा करें। हाँ, तो ये रेड आर्टिकल है बिकॉज मुझे लगा कि कोई एक कलर का भी कुछ होना चाहिए। तुम्हारा रेड फेवरेट कलर है ना? हाँ। इसलिए ये पूरा रेड है। हाँ, इट्स ऑल रेड। इसके ऊपर ब्लू सा ग्रीन सा थोड़ा काम हुआ है, इसके साथ ग्रीन और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। अच्छा। डार्क ग्रीन सा, और उसके ऊपर रेड कलर और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन है। दुपट्टे पे जी एम्ब्रॉयडरी का पैच भी लगा हुआ है, और दुपट्टा ओवरऑल प्रिंट है वैसे। अच्छा। ऑर्गेन्जा में। अच्छा। और कमीज पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है। अच्छा, पूरी। अच्छा। इसकी बैक पे भी एम्ब्रॉयडरी है, फ्रंट पे भी ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ला भाई, अगली पिक्चर ये आ गया ना, ब्लैक वाला। हाँ, ये मोस्ट लव्ड आर्टिकल है। लोगों को ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो उसमें दुबले लगते हैं ना, इसलिए शायद मुझे भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है। तो अच्छा, इस आर्टिकल के बारे में बताओ, क्या है इस पे काम, किस तरह का हुआ है? ये आर्टिकल जो है हमने अपना फर्स्ट आर्टिकल जो लॉन्च किया था ना, वो ये था। इसकी इंस्पिरेशन थी पैलेस्टाइन, बिकॉज ये ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन है ना, तो हमारी इंस्पिरेशन वो थी कि हम वो भी जहन में रखें, और जो मेरे फैंस हैं वो बात जानते हैं। हाँ। तो और ब्लैक तो ऑफ कोर्स ब्लैक तो वही होता है कि आप किसी भी हाल में अच्छा लगता है, तो उसके ऊपर एक कॉम्बिनेशन बहुत उठा था। और इसके साथ भी ऑर्गेन्जा का दुपट्टा इसी तरह का फुल एम्ब्रॉयडर्ड। अच्छा, इसी तरह का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड। उसके पूरे चारों साइड से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और एक कमीज़ फ्रंट बैक दोनों एम्ब्रॉयडर्ड है फुल कम्प्लीटली। और इसके साथ जो पैंट्स हैं वो भी प्रिंटेड पैंट्स हैं, जैसी एम्ब्रॉयडरी हुई है वो उसकी प्रिंटेड पैंट्स हैं, प्लेन पैंट्स नहीं है। वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ओए, ये कितना प्यारा है। ये बहुत ही समर की वाइब देता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ट्री बना हुआ है, समरी वाइब है इसकी बहुत। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अगेन यही था कि लोग इतना एक्सपेरिमेंट नहीं खरीदते ऑरेंज और वाइट का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा, तो लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट करना था। इसके साथ भी ऑर्गेन्जा दुपट्टा है, और ऑल ओवर इसके ऊपर भी पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये इसकी शर्ट पे भी एम्ब्रॉयडरी है पूरी। इसके साथ वाइट प्लेन पैंट्स हैं। और ये बहुत ही समर के लिए आइडियल आर्टिकल है। अगर कोई टी पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, डे का कोई इवेंट हो इस तरह का, तो ये बहुत खूबसूरत है उसके लिए। बहुत प्यारा लग रहा है। इसको ज्वेलरी के साथ, इसको स्टाइलिंग के साथ, इसको हर मतलब जगह जाने के लिए आप इसको मेरे जो भी आर्टिकल्स हैं ना, अगर वो चाहें आप उसको कैजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको फॉर्मल भी बना सकते हैं। अगर चाहें तो एक्सेसराइज करें तो बिल्कुल ही फॉर्मल लुक दे देता है। इसका मतलब हमें सारा, आप जहाँ भी नजर आएगी अपने कपड़े पहने हुए नजर आएगी, है ना? एलियाना बाय सारा। एलियाना भी ईद पे कपड़े पहनेगी मेरे। अच्छा, एलियाना के साइज के भी बनेंगे? हमारा प्लान है कि हम ज़रूर बच्चों के साइज़ पे भी शुरू करें, लेकिन फ़िलहाल हमारा अभी कुछ ऐसा नहीं है। अभी हम अडल्ट्स पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के मैं ज़रूर करूँगी, मुझे हमेशा से बच्चों के लिए कुछ करना था। तो तुम लोगों की लाइव हो चुकी है वेबसाइट, ऑर्डर्स ले रहे हो, और अब अभी ऑर्डर्स ओपन है। 3 दिन में तुम लोगों का काफ़ी चीज़ें सोल्ड आउट हो गई थी, पर तुमने दोबारा से रीस्टॉक की है,
और अब तक हम प्री बुक कर रहे थे जिसपे हम सोल्ड आउट हो गए थे, तो हमने 2 दिन के लिए अपनी वेबसाइट पे सोल्ड आउट लगा दिया था ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास उस वक्त स्टॉक नहीं था। अब हमने रीस्टॉक करके आज हम फुल फ्लैश उसको लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि आज हम कम्प्लीटली रीस्टॉक कर चुके हैं अपना सारा आर्टिकल्स। तो अब जो भी शॉपिंग करेंगे वो प्री बुकिंग में तो आपको देर में ऑर्डर मिलता है, अब आप इंस्टेंट आपको ऑर्डर मिलेगा, 3-4 डेज डिलीवरी या 7 वर्किंग डेज होते हैं डिलीवरी के। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त। तो वो ईद की तैयारियां जो है ना वो आप अभी से करना शुरू कर दें, इसलिए मैंने सारा को यही कहा था कि भाई रमज़ान से पहले हो जाएगी ना ये चीज़ तो बड़ी अच्छी हो जाएगी। ताकि लोग पहले से ही, वो रमज़ान में एक हेक्टिक चीज़ हो जाती है शॉपिंग करना है वो फॉरन लेकिन रमज़ान में मज़ा भी बहुत आता है शॉपिंग करने, ये तो खैर है ना। तो आप आज ऑर्डर करें अलियाना बाय सारा खान से, और उसके बाद उसकी जो मैचिंग खुद से जूते झुमके या चूड़ियाँ हैं वो आप रमज़ान में शॉपिंग करें उसकी, है ना। अच्छा जी, अगला ड्रेस जो है उसके बारे में बताएं। हाँ, दिस इज़ ऑरेंज और इसके साथ जो है शिफॉन का दुपट्टा है, और अगेन शिफॉन का पूरा मेरे जो दुपट्टे हैं ना वो सारे बहुत ही प्यार से बनाए गए, उन पे एक्स्ट्रा मेहनत की गई बिकॉज मैं चाहती थी मेरे हर आर्टिकल का दुपट्टा बहुत खूबसूरत हो। तो ये पूरा प्रिंटेड दुपट्टा है, जब दूसरी पिक्चर्स होंगी लोग देखेंगे खुली हुई तो उसमें पूरा प्रिंट है, डीप ऑरेंज कलर है ये, बहुत खूबसूरत, जिसपे हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मैंने सारे कलर्स हमारे पाकिस्तानी कॉम्प्लेक्शन देख के डिज़ाइन किए थे कि हम सब पे अच्छा लगे। और इसके साथ डीप ऑरेंज पैंट्स हैं और ये ऑल ओवर प्रिंट ऑरेंज कलर का, इस पे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई, ये ऑल ओवर प्रिंट है। वाओ, बहुत प्यारा लग रहा है। लॉन में ये सब लॉन है। ये अच्छा, लॉन है। सारा तुमने ये सोचा कैसे, या तुम्हारे दिल में कभी ये ख्वाहिश थी कि मुझे अपनी ब्रांड लेकर आनी है वो भी कपड़ों की? मुझे ना काफ़ी सालों से शौक़ था, लिटरली 5-6 सालों से मैं चाहती थी मैं शुरू करूं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं होती, आपको पता नहीं होता कैसे करना है, फिर मेरी शादी हो गई और पास रिसोर्सेज आ गई। तो फिर मुझे फ़लक का भी इसमें बहुत एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि हमें करना चाहिए, मतलब तुम्हें अगर शौक़ है तो ज़रूर करो। तो फिर हम पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे। यानी क्रिएटिव साइड तुम देखती हो और बिजनेस वाली जो सारी लॉजिस्टिक्स हैं वो फलक देख रहे हो। उसका मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि कौन सा डिज़ाइन होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, और टीम जो है वो डिज़ाइन करती है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं खुद तो डिज़ाइनर हूँ नहीं, मेरे सिर्फ इंस्पिरेशन या आइडियाज़ होते हैं और डिज़ाइन टीम करती है और बाकी चीज़ें फलक संभालते हैं। एक दफ़ा हम पूरा रिकैप की तरफ चलते हैं, सारे पिक्चर्स एक दफ़ा आपको दोबारा दिखाते हैं, प्लीज़ मेरी टीम दिखाए ज़रा ताकि आपको याद रहे। हाँ, एक के बाद एक दिखाते रहें अलग अलग डिज़ाइंस। जी नेक्स्ट, ओके, हाँ ओके, वेरी नाइस, ये भी बहुत प्यारा है, सभी बहुत प्यारे हैं और वाकई ये हमारी कॉम्प्लेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए सब कलर्स चूज़ किए गए हैं, कलर पैलेट्स और कढ़ाइयाँ। हमें कढ़ाइयाँ बहुत पसंद है, जिन कढ़ाइयाँ पसंद है वो कढ़ाइयों वाले हैं, वरना प्रिंट्स जिनको पसंद है वो प्रिंट्स वाले भी ले सकते हैं, मतलब सबके लिए चॉइसेस हैं पूरे आज हम लॉन्च कर रहे हैं ना निदा, नहीं हम आज लॉन्च नहीं कर रहे, लेकिन मैं आज स्नीक पीक देना शुरू कर दूँगी, हम कल लॉन्च करेंगे। अच्छा, अपने 28 को। ओके ओके। 2 पीस आर्टिकल्स हैं और सिंगल पीस है जो मैंने अभी पहना हुआ है काफ। यानी कि तुम ये कह रही थी जो तुमने अभी तस्वीरें दिखाई हैं इसके अलावा भी तुम लोग लॉन्च कर रहे हैं? अलावा हम जी जो कल और मजीद प्रिंट्स वगैरह आएंगे? बिल्कुल, हमारे और डिज़ाइंस कल से लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे 28 से। ये सब जो तुमने अभी दिखाई है ये तो है ना? ये तो ऑफ कोर्स, ये तो 3 पीस हमारे अवेलेबल हैं वेबसाइट पे ऑर्डर्स के लिए। ठीक है। इसके अलावा हम 2 पीस कल से और लॉन्च करना जैसे ये जो तुमने पहना है इसको 2 पीस में शुमार करो। बिल्कुल, वो ऑल ओवर प्रिंट्स हैं, उस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। ओके। ये जो पहना है मैंने ये 1 पीस है, हम 1 पीस और 2 पीस कल लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, और वो स्टिच्ड होंगे? वो स्टिच पीसेस हैं, उन्हें रेडी टू वेयर कहते हैं। हाँ, वो रेडी टू वेयर हैं, वो काफ्तान हैं, उसमें 2 पीस शलवार कमीज़ें हैं, कमीज़ पैंट्स हैं, काफ्तान हैं, ड्रेसेस हैं, उसमें अलग अलग, लेकिन सारे समर के प्रिंट्स हैं। सो जल्दी से अभी जो ये अभी हमने कलेक्शन देखा है ये वो ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दें, वरना ये फिर सोल्ड आउट हो सकते हैं। अभी 3 दिन में इन्होंने रीस्टॉक किया है, सो अब इतनी जल्दी थोड़ी हो सकेंगे, तो जल्दी से ऑर्डर प्लेस करें, वेबसाइट पे जाएं। हमने पूरा बैंड आपको दिखाया है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सारी चीज़ें हैं। वेबसाइट पे कन्फ्यूजन होती है तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाएँ, उस पर होती है तो व्हाट्सएप पे चले जाएँ, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। और कल जैसे कि सारा ने कहा कि कल जो है मज़ीद और डिज़ाइंस और प्रिंट्स और स्टिच्ड कलेक्शन आ रही है, सो कल फिर उसके पीछे लग जाइएगा, है ना?
क्योंकि फिर वही ना सोल्ड आउट हो जाएगी तो फिर कैसे मिलेगा आपको? इतने सारे तुम्हारे प्यार करने वाले लोग इतना प्यार करते हैं हमें। हमने सोचा था कि पता नहीं कैसा रिस्पांस होगा, अभी शुरू है, लोग ट्रस्ट करेंगे नहीं, लेकिन निदा इतना प्यार मिला है। और मैं यहाँ बैठ के अपने इंडियन फैंस का भी थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरे 40% ऑर्डर्स इंडिया से आए हैं। ओह वाओ! तो उन लोगों ने भी इतना प्यार दिया है इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड, हर जगह से हमें ऑर्डर्स जो भी रिसीव। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या इंटरनेशनली भी लोग अगर वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो तुम लोग इंटरनेशनल भी पोस्टेज कर रहे हो? बिल्कुल, हम इंटरनेशनल डिलीवरीज भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल जितने भी ऑर्डर्स, हमारे काफ़ी ऑर्डर्स आए भी हैं जो हम डिलीवर अब करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल भी डिलीवर कर सकते हैं आप, लोकली भी हम जो ऑर्डर्स हैं वो तो ऑफकोर्स हो ही रहे हैं। हम कस्टमाइज़ भी करके भेजते हैं कि अगर इंटरनेशनली ऑर्डर्स आ रहे हैं, कुछ लोग होते हैं वो ट्रिपल एक्सल साइज़ भी होते हैं, तो हम वो भी बना के दे सकते हैं। ज़बरदस्त यार, बेस्ट ऑफ लक सारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने ज़िंदगी में जो भी फैसले किए हैं वो कामयाब ही हुए हैं और तुमसे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। सो अलियाना, मुबारक हो आपको भी बहुत। अलियाना, घोड़े से खेलती रहो, बस अपने ऊपर मत गिराना। थैंक यू सो मच सारा। थैंक यू सो मच निदा। फलक नहीं, लेकिन फलक को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह मियाँ आपके इस कारोबार में बरकत दे और लोगों की पसंदीदगी जिस तरह आप दोनों के साथ है, बल्कि आप तीनों के साथ, वो और ज़्यादा बढ़ती रहे अलियाना बाय सारा खान के थ्रू। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार आपको भी और उन सबको जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। ज़बरदस्त। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और अब ट्रीट के तौर पे सारा भी आपको नज़र आ गई तो आपका दिन तो अच्छा ही गुजरेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।